बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ में बात करने लगे हैं जी खिलाफत उस्मानिया की, ठीक है, या ओटोमान एम्पायर की बात करेंगे और देखेंगे कि ओटोमान एम्पायर की जो हिस्ट्री है वो कैसी रही और इनका उरूज व ज़वाल जो है वो किस तरह का रहा। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि ओटोमान एम्पायर जो है यानी कि खिलाफत उस्मानिया जो है वो एक्चुअली में उसका आगाज़ कैसे हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो सुल्तान थे जिन्होंने जो है वो सल्तनत को आगे बढ़ाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो किरदार अदा किया, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो ज़वाल है, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट हुआ और किन सुल्तानों ने जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ज़वाल में, ठीक है, कि उनकी कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो रहीं जिन पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो सल्तनत नीचे आई। फिर हम देखेंगे इसी के साथ ही कि जो औरतें हैं उनका क्या रोल रहा ओटोमान एम्पायर के अंदर, और एट द एंड हम देखेंगे कि किस तरह से इसने पूरी वर्ल्ड के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट किया और किस तरह से इसका जो असर है वो क्या रहा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए ओटोमान एम्पायर की अगर हम बात करें तो जैसे आजकल ओटोमान एम्पायर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इन होना, तो आजकल बहुत ज़्यादा इन है क्योंकि आजकल हर जगह जो है वो ओटोमान एम्पायर की या ख़ास करके अर्तुगरुल की बात की जाती है कि हर जगह पे आप देखिए अर्तुगरुल जो है वो देखा भी जा रहा है और देखी जा रही है, तुर्कों की हिस्ट्री देखी जा रही है, स्टडी की जा रही है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं आपको हर बार हिस्ट्री के अंदर कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर एक ऐसा शख्स जो ऑर्थोडॉक्स है, जो कि प्योर जो है हम माने इस्लामी मज़हब के मुताबिक जिसने हिस्ट्री लिखी है, वो कुछ और तरह से लिखेगा और बहुत सी मिथ्स भी उसके अंदर शामिल होती हैं। एक ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल वेस्टर्न है या वेस्टर्न ऑथर जो लिखते हैं वो अपने हिसाब से लिखेगा, बहुत ही तासुब के ऊपर वो जो है वो होगा। लेकिन एक बैलेंस अप्रोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है हिस्ट्री के अंदर, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बैलेंस अप्रोच को लेके चलें। और आपने ये नहीं देखना कि ड्रामा किस तरह का है या ये है जो एक्चुअल में हिस्ट्री है, जो हमें पॉपुलर हिस्ट्री जो मैं हर बार कहता हूँ कि ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है, हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है वो ये एक्चुअली में ओटोमान एम्पायर जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हुई और किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है इसने फतूहात का सिलसिला जारी किया। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है, इसके अंदर आप मैप देखिए कि ओटोमान एम्पायर यहाँ से इस जगह से ही जो आज का मॉडर्न टर्की जिसको हम कहते हैं, यहाँ एक ज़िला जो है सोत का, ठीक है, सोत के ज़िले से स्टार्ट हुई और उसके बाद करते 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 ये 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर यानी एशिया के ऊपर फैली, अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे इसका होल्ड हुआ और यूरोप के ऊपर जो है इसका होल्ड हुआ। यानी 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ओटोमान्स ने रूल किया, जो कि एक बहुत ही छोटे से इलाके से आहिस्ता आहिस्ता फैली, जिसके पीछे जो है हम देखते हैं कि अर्तुगरुल की और उसके बेटे उस्मान की जो है वो लीडरशिप हमें नज़र आती है कि उस लीडरशिप की वजह से इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड हुई। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर हम देखेंगे इनका जो तारुफ है वो क्या है कि एक्चुअली में ओटोमान एम्पायर या ये जो तुर्क है ये सारे का सारा इनका क्या इंट्रोडक्शन है। तो उसमें देखिए सबसे पहले ओटोमान एम्पायर क्या है, खिलाफत उस्मानिया हम इसे कहते हैं, ठीक है जी, कि खिलाफत उस्मानिया जो कि तकरीबन 600 साल तक रही, 1299 से स्टार्ट हुई और 1923 पे जो है आके ख़त्म हुई। तो ये तकरीबन 600 साल का ये अरसा था। इस 600 साल के अरसे पे ओटोमान एम्पायर जो है मुहित रही और इस दौरान जो है तकरीबन 35 सुल्तान जो है वो गुजरे हैं। अब ओटोमान एम्पायर जो है वो बिल्ड किसने की, किसने इसकी बुनियाद रखी, तो एक्चुअली में तुर्कों ने इसकी बुनियाद रखी, ठीक है। तुर्की के अंदर ये जैसे इसका सेंट्रल सिटी है तो तुर्कों ने इसकी बुनियाद रखी। और तुर्क कौन से थे, तुर्क थे ओज ट्राइब के। जो तुर्क हैं ये बहुत से कबीलों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से जो ओज ट्राइब है जो कि जिसके 22 कबीले हैं, ठीक है, तो 22 कबीलों में से एक कबीला था काई कबीला, ठीक है, जिसका आप नाम सुनते रहते हैं ड्रामे के अंदर। तो काई कबीला जो है एक्चुअली में उसने जो है वो बुनियाद रखी ओज तुर्क के अंदर, तो उसने बुनियाद रखी इस उस्मानिया खिलाफत की, ठीक है। और ये पहले जो है सेंट्रल एशिया के अंदर मौजूद थे यानी तुर्कमानिस्तान के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद तुर्कमानिस्तान या मावराउन नहर भी इसे जो है वो बाज़ जगह कहा जाता है, तो वहाँ से ये तुर्क कबीले जो है वो फैलना स्टार्ट हुए। एक्चुअली में जो चंगेज़ खान है वो इन्हीं की औलाद में से है, वो भी तुर्क ही जो है वो चंगेज़ खान है, क्योंकि एक कबीला जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ से फैला और चाइना की तरफ चला गया या मंगोलिया की तरफ चला गया, जहाँ से मंगोल हमने देखा निकले और उन्होंने दुनिया के ऊपर बहुत बड़ी फतूहात की, ठीक है। और दूसरी साइड पर हमने देखा कि ये सेंट्रल एशिया से निकले और इस यूरोप की साइड पर यहाँ पर इस साइड पर फैले या ईरान के साइड पर फैले। तो ये एक्चुअली में जो तुर्क हैं या जितने भी कबीले हैं बेसिकली पीछे से इनका ताल्लुक जो है वो चंगेज़ खान की फैमिली से, उसके बाद हमने देखा कि तैमूर जो है इन्हीं की फैमिली में से रहा और बहुत से और तुर्क भी रहे, खास करके जो सल्जोक है उन्होंने बहुत नाम पैदा किया जो है इसके अंदर।
तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकी हुकूमत कैसे स्टार्ट हुई, यानी कि उस्मानी सल्तनत से पहले क्या था, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि क्या है जी, हमारे पास के सल्जोक जो मुसलमान हैं, जो तुर्क थे, ठीक है, सल्जोक या सलाजिका रूम भी जिन्हें समटाइम्स कहा जाता है, तो ये सल्जोकों की सल्तनत मौजूद थी, जो सल्जोकों की सल्तनत बिल्ड हुई थी। उसके बाद इन सल्जोकों की सल्तनत के अंदर जो है, जो अर्तुगरुल था, ठीक है, या जो सुलेमान शाह था जिसकी हम बात करते हैं, तो वो सुलेमान शाह जो है वो इनकी आर्मी का हिस्सा था, ठीक है जी, आर्मी का हिस्सा था, या इनको बॉर्डर के एरियाज मिले हुए थे, तो वहाँ पे ये हुकूमत इसके सल्जोकों की तरफ से वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। तो अब सल्जोक सल्तनत की अगर बात करें तो सल्जोक सल्तनत जो है वो 1037 से लेके 1199 तक रही, यानी 1037 में सल्जोक एम्पायर बिल्ड हुई और 1199 तक रही, और एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में इन्होंने हुकूमत की, ठीक है। इनका जो सेंटर पॉइंट था वो बगदाद था। अब बगदाद क्यों था? बगदाद इसलिए था इनका सेंटर पॉइंट कि जो तुगरल बेग था, जिसको माना जाता है कि जिसने सल्जोकों की बुनियाद रखी, सल्जोक हुकूमत की बुनियाद रखी, तो ये तुगरल बेग जो है ये इसने फतूहात का सिलसिला शुरू किया, ठीक है, और फतूहात का सिलसिला शुरू किया। उस टाइम पे बगदाद के अंदर जो है वो अब्बासी हुकूमत मौजूद थी, ठीक है जी। अब अब्बासी हुकूमत मौजूद थी। अब्बासी हुकूमत के ऊपर मैं ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ कि 500 साल की उनकी हुकूमत किस तरह से रही, ठीक है। तो अब्बासी हुकूमत जैसे मैंने कहा कि पहले 100 साल तक तो रही थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ बराए नाम थी, कि बराए नाम जो है हम देखते हैं कि वो उनका असर रहा, कि स्टार्ट में हमने देखा कि पहले 100 साल के बाद जो इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है वो ईरानियों का हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर हमें तुर्कों का इन्फ्लुएंस दिखाई दिया। तो वो जो तुर्कों का इन्फ्लुएंस था जिसका जिक्र किया था अब्बासी एरा के अंदर, तो वो इन्हीं तुर्क थे, ये जो सल्जोक थे इन्हीं का था, क्योंकि अब यहाँ पे जो ईरानी थे इनका जो ज़्यादातर जो ताल्लुक था वो शिया मज़हब से था, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो तुर्क थे एक्चुअली में, तो ये थे सुन्नी इस्लाम के फॉलोअर। तो अब्बासी खुद जो हैं वो सुन्नी इस्लाम के फॉलोअर थे, इसलिए अब्बासियों ने इन्हें वेलकम किया। और अलकायम का जो ज़माना था, ठीक है जी, अलकायम के ज़माने की अगर बात करें तो 1031 से लेके और 1075 तक का जो टाइम पीरियड था ये अलकायम बिल्ला का था। तो अलकायम बिल्ला के टाइम पे तुगरल बेग जो है उसने फतूहात का सिलसिला जारी किया, और यहाँ पे आके जो है उस टाइम पे बगदाद जो है वो बोहेमिया एक मज़हब था, ठीक है, तो उसके असर था। बोहेमिया एक्चुअली में खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्हें इस्लाम से खारिज करती हैं, तो इसलिए वो बोहेमिया का जो मज़हब था वो बगदाद के अंदर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो चुका था। तो उसको आके जो है यहाँ पे ख़त्म किया तुगरल बेग ने, जिसकी वजह से जो अब्बासी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वेलकम किया, इन्हें खिलत दी और इन्हें अपने महलों के अंदर जगह दी। इस तरह से लोगों ने भी इन्हें बहुत ज़्यादा फिर पूछा, क्योंकि जब अब्बासियों ने पूछ लिया जो कि खिलाफत का एक सिंबल था, तो ऐसे में इनको भी पूछा गया और ऐसे में इनकी आपस में मैरिजेज हुई, शादियाँ हुई। तुगरल बेग ने खुद जो है वो कायम बिल्लाह की बेटी से शादी की, इसके बड़े भाई से जो है वो शादी हुई। तो इस तरह इसका एक पूरे का पूरा फैमिली रिलेशन बिल्ड हुआ। तो इनकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ी बल्कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी प्रेस्टीज होती है, कि आपको कोई माने। तो वहाँ पे इनको मानना स्टार्ट हो गए सल्जोकों को, क्योंकि शानदार थे, सुन्नी इस्लाम के पाबंद थे। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया, खास करके इन इलाकों के अंदर जहाँ पे तुर्क अभी मुसलमान नहीं हुए थे वहाँ पे उनको फैलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तुगरल बेग की वफात के बाद जो है वो अल्प अरसलान जो है वो भतीजा था इसका, इसके पास हुकूमत आई। इसने बहुत शानदार किस्म की हुकूमत की और बहुत ही निडर और बहादुर शख्स था ये। उसके बाद इसके बेटे के पास मलिक शाह के पास हुकूमत आई। मलिक शाह ने बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया और इसने जो सल्तनत है उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया, यानी अब्बासियों के अंडर रहते हुए ही जो सल्जोक सल्तनत है उसके बॉर्डर्स को सेंट्रल एशिया तक और दूसरी साइड से बगदाद और शाम तक जो है वो फैला दिया था। इन दोनों अल्प अरसलान और मलिक शाह जो है इनका एक वजीर रहा, ठीक है जी, निज़ामुद्दीन तूसी। तो माना जाता है जितनी भी इनकी जो अचीवमेंट्स थी उसके पीछे निज़ामुद्दीन तूसी का जो है वो बहुत बड़ा हाथ था। निज़ामुद्दीन तूसी एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और आप इन्हें एक वली कह लें, लेकिन ये एक वजीर आजम थे, ठीक है। यानी इन दोनों के जो है वो टॉप के जो वजीर थे अल्प अरसलान के और मलिक शाह के, वो निज़ामुल मुल्क तूसी थे। और फिर निज़ामुल मुल्क तूसी का हम ये जानते हैं कि उनको जो है वो हशीशैन जो हैं, जिसका मैं पीछे फातिमी में जिक्र किया था, तो उस हशीशैन ने इन्हें जो है वो कत्ल करवा दिया, शहीद करवा दिया था। तो उसी टाइम के दौरान, इनके दौरान यानी कि जो था, अब ये यहाँ पे सल्जोकों की हुकूमत थी जब, और सल्जोकों ने फतह किया कुनिया का इलाका, ठीक है, यानी तुर्की का जो इलाका था फतह किया और वहाँ पे उन्होंने हुकूमत की। तो उस टाइम पे जो काई कबीला था वो वहाँ पे सामने आया माइग्रेशन करके और उसको बॉर्डर के एरियाज़ दिए गए और उन्होंने सल्जोक सोल्जर्स के तौर पे एक किस्म का वहाँ पे डिफेंड करना स्टार्ट किया उन एरियाज़ को, ठीक है, उस एशिया माइनर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए इस मैप के अंदर, तो ये है एशिया माइनर का इलाका या तुर्की का इलाका। ये तुर्की का वो इलाका है जो एशिया के अंदर है, इसलिए इसको एशिया माइनर कहा जाता है, या अनातोलिया भी इसको जो है
वो कहा जाता है। ये जो समंदर से इस साइड का ये सारे का सारा इलाका है। तो ये जो इलाका था यहाँ पे कूनिया है, तो ये कूनिया का इलाका जो है जब फतह हुआ, ठीक है, और यहाँ पे अलाउद्दीन केकाबाद जब हुक्मरान था तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे अर्तुगरुल शिफ्ट होके आया, और अर्तुगरुल जब यहाँ पे आया तो उसने आके अपने कबीले को यहाँ पे बसाया, और इस तरह से यहाँ पे इनका होल्ड रहा। और एक साइड पर यहाँ पे जो है वो बैजेंटाइन एम्पायर थी, क्योंकि ये जितना भी आपको ये सारे का सारा कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारे का सारा बैजेंटाइन एम्पायर थी। बैजेंटाइन एम्पायर जो है इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि जो रोमन एम्पायर थी, यहाँ पे जो रोम का जो ये इटली का जो शहर है रोम, यहाँ से जो बिल्ड हुई थी, ठीक है, तो वो रोमन एम्पायर, तो जब वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुई तो उसको दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा वो था जो रोमन एम्पायर ही जो है वो कहलाया, लेकिन जो दूसरा ईस्ट का हिस्सा था इसको ईस्टर्न बैजेंटाइन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बैजेंटाइन एम्पायर का नाम दिया गया। तो ये इस टाइम पे सारे का सारा जो एशिया कूचक जिसको कहा गया या अनातोलिया या एशिया माइनर कहा गया, ये सारा एरिया जो है वो कब्जे में था ईसाइयों के, ठीक है, यानी कि इन जो बैजेंटाइन एम्पायर थी या कैसर जिसका टाइटल था बादशाह का, तो उसके अंडर था। तो उसको यहाँ पे फतह किया गया, इन सल्जोकों ने फतह किया, और फतह करके यहाँ पे तुर्की के अंदर जो है वो बुनियाद रखी, और इस तरह से काई कबीला यहाँ पे आके आबाद हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है वो लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई बैजेंटाइन एम्पायर के साथ, और ये खुद को एक्सपेंड करते गए, क्योंकि उस टाइम पे जो अर्तुगरुल था, अर्तुगरुल को इलाका मिला था सोत का, ठीक है जी, तो सोत का जो जिला था वो मिला, और वहां से उस्मान ने उसको बिल्ड करना स्टार्ट किया और एक बहुत बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी, ठीक है। तो इस तरह से जो सल्जोक थे उनका जो सेंट्रल पॉइंट था वो बगदाद था, वहां से हुकूमत हो रही थी, और उन्होंने तुर्की का कुछ इलाका फतह किया। उसके बाद जो ओटोमान्स थे इनका जो सेंट्रल पॉइंट था वो अनातोलिया था, ठीक है, यानी तुर्की का पूरा इलाका जो है वो इनके अंडर फिर रहा। तो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं जी ओटोमान जो सुल्तान थे, इनकी जो हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है, इस के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो कौन कौन से सुल्तान थे और इन्होंने जो है कौन कौन से फेजेस से ये गुजरे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए जो 600 साल की जो टोटल हुकूमत रही, ठीक है, इस ओटोमान एम्पायर की, तो उसमें 35 हुक्मरान गुजरे, ठीक है। अब ये जो 35 हुक्मरान गुजरे तो इनको हम 4 फेजेस के अंदर जो है वो तकसीम कर सकते हैं कि 4 जो है वो अदवार गुजरे या दौर गुजरे या एराज गुजरे कि जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ जो है उनको अडॉप्ट किया गया। उसमें अगर सबसे पहले हम बात करें इन 35 हुक्मरानों में से, तो पहले 9 जो हुक्मरान थे ये बहुत ज़्यादा काबिल हुक्मरान थे, और यही वो हुक्मरान थे जिन्होंने जो सल्तनत है, ठीक है, जो सल्तनत उस्मानिया जिसको हम कहते हैं, उसको सल्तनत का नाम दिया या सल्तनत बनाया उसे। क्योंकि जितनी भी एक्सपेंशन हुई जो कि एक ज़िला से स्टार्ट हुई, ठीक है, सोत के ज़िला से स्टार्ट हुई और उसके बाद 3 जो है वो बरआज़मों तक फैली, तो वो जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैली वो इन 9 हुक्मरानों ने फैलाई। ये जो पहले 9 हुक्मरान थे यानी कि उस्मान गाजी से स्टार्ट करके और सुल्तान सलीम खान 1 पे जो है अगर हम यहाँ तक आते हैं तो यहाँ तक जो हुक्मरान रहे इन्होंने जो है वो सारी की सारी एक्सपेंशंस की, और इन्होंने जो है वो ज़बरदस्त किस्म की, शानदार किस्म की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की और सल्तनत को आगे बढ़ाया। इसका मतलब जो फर्स्ट एरा था ये एक्सपेंशन का एरा था, और इस दौरान जो है वो एक्सपेंशन हुई। अब हमारे पास 10वें सुल्तान से लेके 19वें सुल्तान तक का जो एरा आता है, ये एरा है एक्चुअली में स्टेबिलिटी का एरा, आप इसे कह लें, या आप इसे कह सकते हैं गोल्डन टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। कि गोल्डन टाइम पीरियड से मुराद ये है कि यहाँ पे एक्सपेंशन तो कोई ख़ास हुई नहीं, गो कि थोड़ा बहुत जवाल पजीर भी हुई सल्तनत, लेकिन यहाँ पे जो रूल था वो औरतों का था, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है वो औरतों का किरदार सल्तनत के अंदर हमें दिखाई देता है, जिसमें जो है वो सुल्तान जो है उसकी जो बीवी थी या जो उसकी जो माँ थी उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल रहा, और एक प्रॉपर जो है वो डिजिग्नेशन के तौर पे उनका रोल रहा। इससे पहले भी रोल मौजूद था, ठीक है, वो अपने काम करती थी, लेकिन प्रॉपरली जो है वो एक डिजिग्नेशन के थ्रू जो एक रोल होता है वो रोल नहीं था, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। खास करके जब हुर्रम सुल्तान जो है वो सुल्तान सुलेमान के महल के अंदर दाखिल हुई, उससे शादी हुई, तो बहुत से डिसीजन जो है सुल्तान सुलेमान ने जो है फिर वो लिए जी हुर्रम सुल्तान के कहने के ऊपर। तो इस तरह से अगले सुल्तान जो है उन्होंने जंगें तो नहीं की, ठीक है, जो सल्तनत मौजूद थी उसी सल्तनत के ऊपर वो हुकूमत करते रहे, उसी के ऊपर रूल करते रहे, गो कि उन्हें नुकसान भी हुआ, वो उनके नीचे भी आई सल्तनतें, कुछ इलाके वापस भी गए, लेकिन ये है कि फिर भी ये कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी का दौर रहा। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो औरतों का था, औरतों की वजह से ही जंगें हुई और औरतों की वजह से ही डिसीजंस लिए जाते थे यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद ये जो 3 हुक्मरान थे ये बेचारे कुछ टाइम के लिए आए, 2-2 3-3 साल के लिए आए और इन्हें खुद भी पता नहीं चला कि हुक्मरान थे भी कि नहीं थे। ये एक अनारकी का आप टाइम कह लें यहाँ पे सल्तनत के अंदर। उसके बाद जो थर्ड एरा हमारे पास आता है वो एरा है जी 23वें सुल्तान से लेके 29वें सुल्तान तक का, यानी सुल्तान अहमद खान थर्ड से लेके, ठीक है, और सुल्तान मुस्तफ़ा खान फोर्थ तक का जो एरा है ये रिफॉर्म्स का एरा जो है वो कहलाता है। यहाँ पे जो है अब क्योंकि दूसरी साइड पर अगर हम बात करते हैं यूरोप की, क्योंकि सल्तनत का जो ज़्यादा प्रेशर था वो यूरोप के साथ था और जो प्रेशर था वो यूरोप की तरफ से ही था, तो यूरोप के अंदर तो रेनेसेंस की वजह से जो पिछले 300 साल गुजरे थे उनमें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो भी रही थी। तो वहाँ पे नए नए लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो उनका असर यहाँ पे भी आया। तो इस फर्स्ट एरा के अंदर हमने देखा कि मजहब जो है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल था और जितने भी सुल्तान थे उन्होंने मजहब के नाम के ऊपर जो है, मजहब को फैलाने के नाम के ऊपर जो है अपनी ज़ात से हट के जो है अचीवमेंट्स की। सेकंड एरा के अंदर बीवियों की बातों में आए, यहाँ पे शराब नोशी स्टार्ट हुई, यहाँ पे सुल्तानों ने खुद जाना छोड़ दिया, वहाँ पे औरतों की जो है वो हो गए दीवाने हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कल्चर जो है बदलना शुरू हो गया। अब जब सल्तनत यहाँ से जवाल पजीर होना स्टार्ट हुई तो जवाल पजीर होने की वजह से यहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी कि भाई ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, खास करके जो मॉडर्न रिफॉर्म्स हैं जो कि यूरोप के अंदर उस टाइम पे उनकी प्रेशर की वजह से वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो वही रिफॉर्म्स इन्होंने कोशिश की यहाँ पे भी जो है वो सल्तनत के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाए जाए ताकि सल्तनत को दोबारा से जो है वो एक मॉडर्न सल्तनत के तौर पे खड़ा किया जा सके, जो कि हमने देखा कि नाकाम रही। क्योंकि इन रिफॉर्म्स के नतीजे के तौर पे जो मजहब था, जो कि एक्चुअली में सोल थी इस पूरी की पूरी जो ओटोमन कैलिफेट थी इसकी सोल थी, वो खत्म हो गई यहाँ पे। क्योंकि अब जब मॉडर्निटी आई तो आहिस्ता आहिस्ता शराब आम हो गई और बहुत सी ऐसी चीजें जो यूरोप के कल्चर का हिस्सा थी वो यहाँ पे सल्तनत का हिस्सा बन गई। खास करके जो एशिया माइनर का एरिया था वहां पे बहुत ज्यादा ये आम होना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये एक जवाल का दौर था। उसके बाद लास्ट एरा आता है कि जब यहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक जवाल पजीर बहुत तेजी से जो रिफॉर्म्स के बाद एक सिलसिला स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे यूरोप का कल्चर बहुत ज्यादा फैलना स्टार्ट हो गया। तकरीबन जो है यूरोप का हर रिफॉर्म जो वहां पे यूरोप के लॉज मौजूद थे वही लॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए गए। कोशिश की गई कि मॉडर्न लॉज के थ्रू जो है वो थोड़ा सा स्टॉप किया जाए, सल्तनत को नीचे जाने से रोका जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ और जवाल पजीर हो गई और ये उसका आखिरी पीरियड था। इस आखिरी पीरियड में फिर जो है वो खुद को बचा नहीं सकी और नतीजे के तौर पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई और उसके बाद जो है वो सल्तनत 1923 के अंदर ख़त्म हो गई। ठीक है, अब नॉर्मली हम ये कहते हैं या सुनते हैं कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि सल्तनत जो है वो टूट फूट का शिकार हुई, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। जो इनका जवाल था वो तो 200 साल पहले से स्टार्ट हो चुका था। अब ये मर के बीमार था यहाँ पे पहले से, यानी कि 200 साल पहले से जो इनकी पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज अब ऐसी पॉलिसीज थी कि जो सल्तनत को दोबारा से खड़ा नहीं कर सकती थी उसके पांव के ऊपर। क्यों कि सल्तनत अगर अपने पांव के ऊपर खड़ी हुई थी वो किसकी वजह से हुई? मजहब की वजह से हुई थी। ठीक है, अब जब सुल्तान अपने लिए हुकूमत करना स्टार्ट हो गए, मजहब का अमल दखल खत्म हो गया, वहां पे शराब और औरतें आम हो गई, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि वो जो कल्चर आया तो उस कल्चर ने वो अपने साथ बहा के ले गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे नुकसान हुआ। तो ये पूरे का पूरा जो सुल्तानों का एक एरा रहा, 4 एराज जिसको हमने कहा, ये 4 एराज के अंदर हम इसको तकसीम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारे काबिल हुक्मरान थे उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी सुल्तान उस्मान गाजी, ठीक है, या उस्मान 1 भी जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो उस्मान गाजी जो है वो अर्तुरुल के बाद जो है, यानी अर्तुरुल ने जो ग्राउंड बनाया था, ठीक है, जिस जो इलाका उन्हें मिला था सल्जुकों की तरफ से, उस इलाके के ऊपर सोत का इलाका, यहाँ नीचे आप मैप में देखिए तो ये जो सोत का इलाका है ये अर्तुरुल को मिला था। ठीक है जी, कि यहाँ पे बॉर्डर एरियाज के ऊपर आपने क्या करना है, आपने सल्जुकों को डिफेंड करना है और आपने लड़ना है किसके साथ जी? बेजेंटाइन एम्पायर के साथ, ताकि जो एक इशू है मंगोलों का इशू इस टाइम पे उसको टैकल किया जाए, 2 इशूज ना हो यहाँ पे। तो इसलिए अर्तुरुल को ये इलाका मिला। तो अर्तुरुल के बाद उस्मान के पास ये इलाका आया सोत का, तो उस्मान ने क्या किया, यहां पे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, जब एक्सपेंशन स्टार्ट हुई तो ये जो बेलिक प्रोविंस है जिसके अंडर उस टाइम पे सोत था, तो ये पूरे का पूरा बेलिक प्रोविंस यहां पे सबसे पहले फतह हुआ और यहां पे अपने आप को स्ट्रांग किया। और 1299 के अंदर जब सल्जूक एम्पायर खत्म हो गई तो उस्मान ने अपने आप को यहां पे सुल्तान जो है वो नॉमिनेट कर दिया। अब जब सुल्तान नॉमिनेट किया तो फिर एक्सपेंशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली जो अर्तुरुल ने ग्राउंड बनाया था उसके ऊपर उस्मान गाजी ने जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट किया। तो ओस तुर्क जैसे मैंने कहा उससे काय कबीले से इनका ताल्लुक था।
और अर्तुल गाजी जो है वो अलाउद्दीन केकाबाद जो है उनसे फैमिली लिंक भी था। उसकी वजह क्या है कि जो अर्तुल की जो बीवी थी यानी हलीमा सुल्तान जो थी, ठीक है, जिनके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है कि वो बीवी थी या नहीं थी, तो हलीमा सुल्तान जो है वो उनका ताल्लुक किससे था जी, उनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से था। इस वजह से अर्तुल को भी वहाँ तक रसाई हासिल थी और वो ख़ुद भी बहुत ब्रेव थे, जिस वजह से फिर जो है उन्हें भी वो एरिया मिला था। उसके बाद उस्मान ने जो है अपनी बेलिक की अनाउंसमेंट की, बेलिक के इलाके के अंदर, ठीक है, वहाँ पर बे बने और इस तरह से वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ। अब अगर फैमिली की बात की जाए तो उस्मान जो है उन्होंने 2 शादियाँ की, एक बाला खातून से की पहली शादी, दूसरी मलन खातून से की। अब क्योंकि बाला खातून से औलाद नहीं थी इस वजह से मलन खातून से की। तो जो बाला थी वो थी सूफ़ी सिफात की मालिक, क्योंकि उनके जो वालिद थे वो थे शेख एदेबाला, ठीक है। अब शेख एदेबाला जो है ये आही थे। आही जो है उस टाइम पे टर्की के अंदर ये एक ग्रुप था। अब ग्रुप कैसा था, ये एक्चुअली में ताजिर थे यानी ट्रेडर्स थे, तिजारत करते थे और साथ में ये सारे सूफी थे, औलियाए अल्लाह थे और इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लोग इन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत की नज़र से देखते और बहुत ज़्यादा इन्हें माना करते थे। तो जो उस्मान की जो पहली शादी हुई बाला खातून के साथ, उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि उस्मान की कदर व मंजिलत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उस्मान को बहुत ज़्यादा माना जाने लगा। ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा हुआ उस्मान को, ठीक है। उसके बाद शेख एदेबाला जब सल्तनत डेवलप हुई तो पहले काजी भी बने, ठीक है, उस्मान ने उन्हें फर्स्ट काजी भी बनाया यहाँ पे। तो मलन खातून के साथ जो शादी हुई उस वजह से हुई क्योंकि औलाद कोई नहीं थी, तो इस वजह से औलाद की वजह से मलन खातून से शादी हुई, ठीक है, जो दूसरी एक और ट्राइब से जो इनका ताल्लुक था, और उमर बे की बेटी थी तो उनसे शादी हुई। इस तरह उस्मान की जो औलाद थी वो 6 बेटे थे और 1 बेटी थी, जिनमें से 2 का जो हम नाम देखते हैं हमें देखने को मिलता है, एक अलाउद्दीन और दूसरे और ख़ान। और ख़ान जो है उनके पास सल्तनत गई, यानी कि उस्मान ने जो अपनी जो गद्दी है वो दी और ख़ान को, और अलाउद्दीन जो है वो उनके वज़ीर आज़म बने, क्योंकि अलाउद्दीन अपने नाना के ऊपर, और अपने नाना के ऊपर कैसे, उनमें भी वो सूफ़ी सिफ़ात थी, और ख़ान जो है वो अपने नाना के ऊपर के उनके अंदर जो है वॉरियर्स की वो सिफ़ात आई। अब उस्मान के लिए अगर बात करते हैं चैलेंजेस की, तो बेसिक चैलेंजेस क्या थे उस्मान के लिए सबसे पहले, ठीक है। तो उन चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज एक मंगोल चैलेंज था और दूसरा बेजेंटाइन जो है एम्पायर का, यानी एक साइड पे मंगोल हमलावर थे यहाँ पे इस साइड से, ठीक है, और दूसरी साइड से जो है बेजेंटाइन थे, दोनों के साथ लड़ना था उस्मान ने, एक बड़ा चैलेंज था। तो उसके बाद उस्मान ने आहिस्ता आहिस्ता फतूहात का सिलसिला शुरू किया और पहली जो बैटल हुई, बैटल ऑफ माउंट आर्मीनिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है क्योंकि इसके अंदर जो है वो उस्मान का जो भतीजा है बायहोजा वो शहीद हो गया, और उसके नतीजे के तौर पर उस्मान ने गुस्से में जो है वो कराजे सर जो है इसको 1285 के अंदर फतह किया। यहाँ आप मैप के अंदर देखिए तो ये 1285 के अंदर इसने कराजे सर को यहाँ पे फतह किया। उसके बाद बेजेंटाइन एम्पायर और ज़्यादा एक्टिव हो गई, उनके खिलाफ अटैक स्टार्ट कर दिए, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। उसके बाद अगली जो फतह हुई इनकी एनेगोल की हुई, ये एक टाउन था छोटा सा, इस इलाके को फतह किया गया जो कि ईसाइयों के कब्जे में था। उसके बाद बेलिक के प्रोवेंस को, जो पूरे का पूरा सोत का जो सूबा था, उस पूरे सूबे को जो है वो क्या किया जी, इन्होंने फतह कर लिया उस्मान ने पूरे इलाके को। उसके बाद एनेगोल का जो किला था, ये शहर एनेगोल शहर के अंदर, यहाँ पे आप मैप के अंदर देखिए तो ये एनेगोल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही पावरफुल था, इसको फतह किया उस्मान ने। उसके बाद जब सल्जूक सल्तनत जो है 1299 में उसका खात्मा हुआ तो उस्मान खुद को सुल्तान अनाउंस किया। अब उस्मान ने वहाँ पे अनाउंसमेंट की कि भाई जो जो ईसाई यहाँ पे सलातीन मौजूद हैं या तो वो मुसलमान हो जाएं या फिर जो है वो फिदिया दें। ऐसे में कुछ लोग मुसलमान हुए भी, लेकिन कुछ जो है जिन्होंने नहीं माना तो उनके खिलाफ फिर जंग हुई। तो उस टाइम पे जो इनका यहाँ का कैपिटल था ईसाइयों का वो था निकिया के अंदर। तो 1301 में निकिया को जो है वो उसका सेज किया गया और उसको फतह किया गया। यहाँ पे आप देखिए ये निकिया का इलाका आता है, यहाँ पे इसको फतह किया गया। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल हुई, बैटल ऑफ बेफ्यूस, ये 1302 के अंदर हुई। अब ये जो बैटल है ये यहाँ पे मैप के अंदर देखिए तो निकोमीडिया और निकिया के बीच में यहाँ पे इस जगह पे ये बैटल हुई। ये जंग जो है एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी इतनी ज़्यादा पावर थी ईसाइयों की, उस पावर को यहाँ अब कम करना था। तो इस जंग में जो है वो उस्मान को शानदार कामयाबी मिली और शानदार कामयाबी के बाद जो है यहाँ पे जो है वो जो असर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो ईसाइयों का असर था इस इलाके के अंदर, और ये इलाका भी जो है ओटोमान्स के अंडर आ गया। उसके बाद अगली जो कन्क्वेस्ट है वो यारिसर की हुई। यहाँ पे आप मैप में देखिए तो ये यारिसर का इलाका है, यारिसर का इस इलाके को जो है वो फतह किया गया। और उसके बाद जो है जी बुरसा का जो इलाका था जो सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट था यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है, ये एशिया कोचक के अंदर कि ये आखिरी पॉइंट था। यहाँ पे जो है वो ईसाई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो ईसाइयों को यहाँ शिकस्त देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो इसकी सेज स्टार्ट हुई, जो मुहासा स्टार्ट हुआ वो 1317 के अंदर हुआ और जो फतह हुई वो 1326 के अंदर हुई। तो एक बहुत ही लंबा अरसा, तकरीबन जो है वो 9 साल का एक अरसा लगा। उस 9 साल के अरसे के बाद ये बुरसा का जो इलाका है, जिसको भरोसा भी समटाइम जो है वो आप सुनेंगे भरोसा भी कहा जाता है,
है, तो अब ये बुरसा है, तो बुरसा का इलाका जो है ये फतह हुआ। इस तरह से इसको फिर बाद में जो है वो कैपिटल बना दिया गया, क्योंकि उस्मान ने जो है वो अपने बेटे ओरहान को कहा था, क्योंकि ओरहान ने ही फतह किया था मिल के साथ में, तो ओरहान को कहा था कि भाई मेरी कब्र जो है, मेरा मकबरा यहीं पे बनाना इसके अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी हुकूमत है, तो यहाँ पे लोगों को इर्द गिर्द फैलाना है, इस्लाम यहाँ पे फैलाना है। तो 1366 तक जो है वो कैपिटल रहा ये बुरसा का। उसके बाद जब एड्रीन जो है, ये एड्रीनोपोल जो है वो फतह हुआ, तो वहाँ पे कैपिटल को शिफ्ट किया गया। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो बुरसा का जब इलाका फतह हुआ, तो उस्मान जो है उसकी डेथ होगी, उस्मान की वफात होगी। अब अगर उस्मान को हम देखें, एस्टिमेट क्या है उस्मान का कि किस तरह की शख्सियत थी और किस तरह से अचीवमेंट्स की, तो उस्मान जो है वो बहुत ही ब्रेव थे, बहुत ही बहादुर थे, उनकी लीडरशिप शानदार किस्म की थी और शानदार किस्म की जो है वो उन्होंने डिसीजंस ली और शानदार किस्म की फतूहात की। उनके जो रिलेशंस थे, खास करके जो सूफिया के साथ, जो सेंट्स के साथ रिलेशंस थे, ये बहुत अहम थे। जैसे मैंने कहा कि ये रूह थे, सूफी जो है ये रूह थी सुल्तान उस्मान की, और जितने भी सुल्तान गुजरे उन सब की। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लॉज मेकिंग के अंदर, और स्पिरिचुअली जो है वो इनकरेज किया उस्मान को फतह करने के लिए। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल थी उस्मान की, और इस दौरान जो है उस्मान ने बहुत से इलाके जो है वो फतह भी किए। तो उस्मान के ओवरऑल अगर हम बात करें, तो उस्मान एक बहुत बड़ा अचीवर था कि जिसने ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जो अगले 600 साल तक जो है वो चली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 600 साल की सल्तनत की बुनियाद रखी, तो उसका मतलब कैसी लीडरशिप होगी जिसकी बुनियाद जो है वो उस्मान गाजी रखी। ठीक है, तो यहां पे उस्मान गाजी को हम एंड करते हैं। ये पहले हुक्मरान गुजरे, और ये जो आपको यहां पे एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा वो एरिया है जो एरिया उस्मान के टाइम के दौरान फतह हुआ। यानी उस्मान की जो सल्तनत, जो एक जिले ये सोत से स्टार्ट हुई थी, अब वो एक पूरे का पूरा एक मुल्क, एक सल्तनत बन चुकी थी। एक छोटा सा इलाका जो है उनके कब्जे में आ चुका था, जिसको अब आगे उनके जो जानशीन हैं वो आगे लेके चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान की, यानी कि सुल्तान ओरहान की, और देखते हैं कि ओरहान गाजी जो हैं इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की। अब उस्मान की वफ़ात के बाद जो है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ओरहान गाजी उस्मान की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सी अचीवमेंट्स कर चुके थे, तो इस वजह से उस्मान ने जो है वो नॉमिनेट किया था सुल्तान अरहान को कि भाई वो इनके बाद जो है वो तख्त नशीन होंगे और तख्त के ऊपर बैठेंगे। क्योंकि इस टाइम पे देखें तख्त के दो दावेदार हमें दिखाई देते हैं। एक साइड पे जो है वो अलाउद्दीन है। अब अलाउद्दीन जो है वो बाला खातून के जो है वो बेटे हैं, और दूसरी साइड पे जो है हम बात करते हैं तो मलन खातून की, तो वहाँ से जो है वो अरहान है। तो इसका मतलब एक वॉरियर है बेहतरीन किस्म का, तो ओरहान बहुत ही बेहतरीन किस्म के वॉरियर थे, इसी वजह से उस्मान ने इन्हें नॉमिनेट किया था इसके अपने बाद जो है वो सुल्तान। जबकि अलाउद्दीन जो है अब वो इल्म व हिकमत में बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त है, अपनी सोच में, अपनी दानिशमंदी में, क्योंकि उनका ताल्लुक, ज़ाहिरी बात है उनके नाना का ताल्लुक आही से बनता था, आही ग्रुप से, तो वो उसी तरह सूफीज़म में और उसमें आगे जो है वो थे। लेकिन जो दूसरी साइड पे जो ओरहान थे, तो ओरहान एक्चुअली में, क्योंकि अब उनकी जो माँ थी वो मलहन खातून थी, तो मलहन खातून ज़ाहिरी बात है वो वॉरियर, खुद भी वॉरियर थी और वॉरियर कबीले से उनका ताल्लुक था, तो इस वजह से ओरहान जो है वो उसी तरह से जैसे उस्मान की तबीयत थी फतूहात की और अचीवमेंट्स की, बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन दूसरी साइड पर अलाउद्दीन जो है वो इल्म व हिकमत में बहुत शानदार थे। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो ओरहान थे वो तख्त नशीन हुए और सुल्तान बने, और उसके बाद जो है जो अब सबसे पहला ख़तरा ये था कि कहीं दोनों भाई जो हैं वो तख्त के लिए आपस में लड़ ना पड़े। तो ऐसे में जो है ऐसी लड़ाई कोई भी नहीं हुई, क्योंकि अलाउद्दीन जो ओरहान है उसने अलाउद्दीन को बहुत इज़्ज़त से रखा और अलाउद्दीन को जो है वो वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर दिया कि भाई जो है वो अलाउद्दीन वज़ीर आज़म है। तो इस तरह अलाउद्दीन ने जो है वो वज़ीर आज़म बन के बहुत ही शानदार किस्म के काम किए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वेलफेयर के काम किए। दूसरी तरफ से जो सुल्तान ओरहान था उसने जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो संभाले और सल्तनत को मज़ीद मजबूत किया। अब ओरहान की सबसे पहली अचीवमेंट क्या थी कि ओरहान ने पहले ही 1 साल के अंदर जो एशिया माइनर था, यानी कि वो एरिया जो है जो एशिया के अंदर था, तुर्की का जिसको आज हम कहते हैं, ठीक है, या अनातोलिया का, उसको फतह कर लिया। क्योंकि 90% तो पहले ही उस्मान फतह कर चुका था वो एरिया, ठीक है, वो फतूहात तो उस्मान की हो चुकी थी। अब जो 10% वो एरिया बचा हुआ था, ठीक है, वो भी समंदर के किनारे पे, क्योंकि ये फतह हो चुका था, अब ये एरिया थोड़ा सा रहता था और यहाँ पे समंदर है, तो इस एरिया को भी 1 साल के अंदर ओरहान ने फतह कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दर्रा दानियाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास है छोटा सा, और साथ में जो है यहाँ पे फिर सामने जो है वो यूरोप स्टार्ट हो जाता है। तो यूरोप के अंदर इस टाइम पे जो है वो कैसर मौजूद था कस्तंतुनिया के अंदर, यानी कि ये अब गवर्नमेंट जो यहाँ से कंट्रोल थी वो शिफ्ट होकर वहाँ चली गई,
ठीक है, और वहाँ पे अब वो सारी की सारी हैंडल हो रही थी। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ कि नए लॉज जो हैं वो बनाए गए, और नए लॉज बनाए अलाउद्दीन ने, क्योंकि अब यहाँ पे जब सल्तनत बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों को जब फतह किया गया तो जाहिर बात है सल्तनत एक्सपेंड हुई, तो वहाँ पे ईसाइयों की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो सल्तनत का हिस्सा बनी मुसलमानों से हट के। तो अब ऐसे में ऐसे लॉज बनाना जो सबके लिए इक्वल हों तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो अलाउद्दीन ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ ही एक नई आर्मी जो है वो तश्कील दी गई, और इस नई आर्मी को जो है वो कहा गया यंगचरी फोर्स या फिर जेनिसरी इसको कहा गया। अब ये जेनिसरी या यंगचरी फौज क्या है इसको ज़रा समझिए। देखिए उस टाइम पे हुआ क्या कि जब मुख्तलिफ इलाके फ़तह हुए तो उस टाइम पे वो कल्चर जो था वो बे का कल्चर था, यानी बे हम यहाँ पे इन्हें कह सकते हैं सरदार, कि उस टाइम पे जो सरदार थे वो क्या किया करते थे, उनकी अपनी जो है फौज हुआ करती थी, वो अपनी फौज रखा करते थे। तो जब भी जंग हुआ करती तो ये सारे के सारे बे जो हैं, ये सारे के सारे बे अपनी फौज लेके आते और जंग किया करते, यानी जो परमानेंट आर्मी थी जिसको हम स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं, स्टैंडिंग आर्मी का उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरे यूरोप के अंदर जो है वो स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसी तरह से कल्चर चलता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन ने मशवरा दिया ओरहान को कि देखो अब जब ये बे जो हैं वो इतने दूर दूर तक हुकूमत कर रहे हैं और छोटी छोटी सल्तनतें उनके अंडर आ रही हैं, तो ऐसा होगा कि कल को मैं भी इनमें से कोई बगावत कर दे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि एक नई फौज बनाते हैं, एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाते हैं जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आर्मी का होगा, जो कि इलीट फोर्स होगी। इलीट फोर्स से मुराद दिया कि जो बादशाह को प्रोटेक्ट करेगी, बादशाह या सुल्तान जो है उसका ख्याल करेगी और उसके अंडर काम करेगी, क्योंकि अभी तो फौज बे की है, हर बे की अलग अलग फौज है। तो ये आइडिया जो है वो ओरहान को बहुत पसंद आया। ओरहान ने जो है ये सारे का सारा टास्क जो है वो अलाउद्दीन को दिया। तो वो जो इलाके फतह हुए थे, नए नए इलाके, उनमें से जो 9 मुस्लिम थे, यानी जो ईसाई थे, ईसाई नौजवान जो थे, खास करके जो यतीम हो चुके थे, ठीक है, अब क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर थी तो स्टेट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, उससे बेहतर ये है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, यानी वो स्टेट के लिए सर्व करें और स्टेट उसके अगेंस्ट में उन्हें देगी। तो ये बहुत अच्छा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। ऐसे में क्या हुआ कि उन 9 मुस्लिमों को, यानी वो जो यतीम नौजवान थे, उनको ट्रेन किया गया, उनको ट्रेन करके उनसे जो है ये जेनिसरी आर्मी बनाई गई और इसको एक स्टैंडिंग आर्मी कहा गया, और ये यूरोप की पहली जो है प्रॉपर फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी बनी, और इससे बहुत सी फतूहात फिर आगे बढ़ी। तो ये एक बहुत ही शानदार किस्म की आर्मी थी। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए ये पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि ये जो है वो यंगचरी फोर्स है या जेनिसरी आर्मी है, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन के अगर रोल की बात करें, जैसे मैंने कहा अलाउद्दीन ने यंगचरी आर्मी डेवलप की, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिर उसके बाद उसने बहुत कुछ बिल्ड किया, खास करके रोडें बनवाई, बहुत सी रोड्स बनवाई, क्योंकि अब सल्तनत जब फैल गई तो वहाँ पे लोगों की आसानी के लिए रोड्स बनवाई गई, मदरसे बनाए, अच्छा मसाजिद तामीर करवाई, सराय बनाए, अच्छा जी ट्रेड रूट्स को डेवलप किया, क्योंकि तिजारत सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब तो तिजारत तभी हो सकती है कि जब ट्रेड रूट्स मौजूद होंगे, ठीक है। कोर्ट्स बनवाई, यानी अदालतें बनवाई, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी जो है वो बनवाई। तो ये सारे के सारे जो वेलफेयर के काम थे या जो जिनके ऊपर स्टेट खड़ी होती है, ये सारे काम अलाउद्दीन ने किए, जो वज़ीर आज़म था शानदार किस्म के। अब दूसरी साइड की बात करते हैं, तो दूसरी साइड पे जो है यानी कैसर की बात करते हैं, कैसर कस्तंतुनिया की। जैसे मैंने कहा कैसर एक टाइटल है सुल्तान का या बादशाह का, जो उस टाइम पे बैजेंटाइन एम्पायर का बादशाह होता था, उसको कैसर कहा करते थे। तो कैसर था उस टाइम पे एंड्रयू निकोलस। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ तक आपको बात को समझना है कि 1 साल के अंदर एशिया माइनर का जो इलाका है ओरहान ने फतह कर लिया। अब यहाँ पे एक साइड पे फतूहात स्टॉप हो गई क्योंकि बीच में समंदर था, ठीक है। अब दूसरी साइड पे समंदर की उस साइड पे यानी यूरोप के अंदर एंड्रयू निकोस था, ये चाहता था कि अच्छे रिलेशंस जो है वो रखे जाएं ओरहान के साथ, क्योंकि इसे पता था कि अगर अच्छे रिलेशंस ना रखे तो ये तो बहुत बड़ा वॉरियर है, ये समंदर क्रॉस करेगा और इस इलाके को भी फतह कर लेगा। इसलिए उसकी कोशिश थी कि इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। हुआ क्या एंड्रयू निकोस के साथ कि जो उसका पोता था यानी कैंटाकोसिस जिसको कहा गया, तो कैंटाकोसिस ने बगावत कर दी, रिवॉल्ट कर दिया कि भाई तख्त मुझे चाहिए। ऐसे में इस एंड्रयू निकोस ने खुद जो है वो मदद मांगी, किससे जी? उस गवर्नर से, उमर पाशा जिसका नाम था, कि उमर पाशा जो कि साहिल समंदर के किनारे इस साइड पे एशिया कोचक के अंदर जो है वो जो है गवर्नर था। तो उससे मदद मांगी कि भाई मेरी मदद करो, यानी पोते मेरे के खिलाफ आओ, क्योंकि पोते ने जो है वो डेमोटेक का से इसको मुहासरा कर लिया था, डेमोटेक का जो शहर था। तो इस तरह से खुद ही मौका मिल गया इनको यानी उस्मानियों को कि ये वहाँ समंदर के उस साइड पे जाएं। तो ये 380 जहाज़, बहरी जहाज़ लेके 27,000 की आर्मी के साथ गए और वहाँ जाके इनका मुहासरा तोड़ा। एक तो उसकी मदद की, दूसरा वहाँ पे उन इलाकों पे पहली बार जो है यलगार की और वहाँ पे अपने आप को मनवाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा तावान जो है वो लेके उसके बाद वापस हुए और वापसी हुई। और फिर क्या हुआ कि 2000 जो है
यानी 2000 की जो पैसे लिए गए, 2000 उस टाइम पे जो मनी थी उनकी, तो वो सरीबिया से ली, क्योंकि अब सरीबिया भी वहीं पे था, तो सरीबिया से ली एक किस्म की तावान की मनी, और वहाँ से फिर वापसी हुई उनकी, क्योंकि अगर ये पैसे उन्हें ना दिए जाते तो जाहिर बात है वहाँ पे उमर पाशा जो है वहाँ पे भी अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाता। लेकिन गो कि ये और ख़ान की ख्वाहिश ज़रूर थी कि सल्तनत यूरोप में भी आगे फैले। अब ऐसे में क्या हुआ जी, ये पहला ट्रैवल था जो है वो यूरोप का था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हुई। किसको जी? उस्मानियों को, यानी कि उन्हें खुद ही बुलाया गया, उन्हें जाना भी नहीं पड़ा जंग के इरादे से, क्योंकि अगर वो जंग के इरादे से जाते तो हम ये जानते हैं कि समंदर की उस साइड पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता, लेकिन जब खुद बुलाया तो प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ इस मैप के अंदर आप देखिए, ये नीचे वाला मैप है, तो ये जो इलाका है ये सारे का सारा, अब ये तो पहले ही आ चुका है और ख़ान के कंट्रोल के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समंदर है, बीच में एक तंग पट्टी है। अब इस समंदर से इस साइड पे सारी की सारी हुकूमत कंट्रोल हो रही है बेजेंटाइन एम्पायर की। यहाँ ऊपर देखिए तो ये आपको यूरोप का मैप दिखाई देगा, ये बेजेंटाइन एम्पायर है इस जगह पे, ये जो है इस टाइम पे यहाँ पे और ख़ान का इलाका है, यहाँ पे उसकी हुकूमत है समंदर की साइड पे, और ये जो है यूरोपियन स्टेट्स हैं पीछे फिर सारी की सारी, ठीक है। यहाँ बल्गारिया है, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे बोस्निया है, यहाँ पे वलीशिया की रियासत है, फिर ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक स्टेट है वीनस, जिसको समंदर के साथ है इस साइड पे, और दूसरी साइड पे है जुनेवा है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ताकतें थी, बहुत ही बड़ी बड़ी बहरी ताकतें थी खास किस्म की, क्योंकि इनके साथ समंदर लगता है तो इन्होंने अपने आप को बहरी तौर पर जो है वो खुद को समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ताकतें थी यहाँ पे। अब क्या हुआ कि वो जो रिवॉल्ट था, वो जो रिवॉल्ट जिसको रोका गया था, उसको रोका तो गया, लेकिन उसके बाद जब उसकी वापसी हो गई उमर पाशा की, तो उमर पाशा की वापसी के बाद वो रिवॉल्ट दोबारा से कामयाब हो गया, यानी कि जो बादशाह था, ठीक है जी, कैंटाकोस, उसको उतार दिया गया और नया बादशाह वहां पे आके बैठा, ठीक है। अब नए बादशाह को क्योंकि अलायंस चाहिए था, वो नहीं चाहता था कि और खान के साथ जो है वो कोई इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए उसने क्या किया जी, उसने फिर यहाँ पे क्या किया जी, अपनी जो बेटी थी थ्योडोरा, ठीक है, इस थ्योडोरा की जो है वो शादी कर दी और ख़ान के साथ, और ख़ान की उस टाइम पे उम्र थी 60 साल। अब सुल्तान ये जानता था, ये कैसर जो है कि भाई सुल्तान तो खुद बूढ़ा है, जाहिर बात है फिर उसको जो है ना एक तो अलायंस में मिल जाएगा, दूसरा उसकी बेटी वहाँ पे अच्छा खासा उसका होल्ड होगा, तो सुल्तान ने ये शादी खैर सेज में कर ली, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल मैरिज थी, लेकिन इससे पहले एक और इवेंट भी हुआ कि सुल्तान का बेटा था सुलेमान, ठीक है। सुलेमान ने क्या किया जी, गैलीपोली को फतह किया, ठीक है। अब गैलीपोली को किस तरह से फतह किया कि उस टाइम पे सुल्तान का ये बेटा जो सुलेमान था, ये वहाँ पे जा चुका था, और सुलेमान को रोकने के लिए जो है, ठीक है, सुलेमान को फतूहात से रोकने के लिए इस कैसर ने अपनी बेटी जो है वो और ख़ान के साथ ब्याह दी थी। लेकिन इससे हुआ ये कि इंट्रेंस हो गई यूरोप के अंदर एटलीस्ट उस्मानियों की, ठीक है, यानी उस्मानी जो है वो यूरोप के अंदर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ पे भी दाखिल हो गए। और ये जो इलाके थे यहाँ पे मैप में देखें तो इन यूरोपियन इलाकों को, इनकी सल्तनतों को जो है उन्होंने फतह करना शुरू कर दिया, इनके इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। अब दूसरी साइड पे एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बहाना मिला उस्मानियों को वहाँ पे दाखिल होने का। वो क्या था कि जैसे मैंने कहा कि वीनस और जुनेवा बहुत बड़ी बड़ी बहरी ताकतें थी, ठीक है, नेवल पावर्स थी ये। अब जो वीनस था, यानी कि जो इस साइड पे है वीनस, क्योंकि इसके बॉर्डर लगते हैं कैसर के साथ, इसलिए कैसर को वीनस से प्रॉब्लम थी, जबकि जुनेवा उसे जो है वो उसके लिए अच्छा था। लेकिन दूसरी साइड पे बिल्कुल अपोजिट था, यानी एक साइड पे देखिए वीनस है तो वीनस किसको सपोर्ट कर रहा है, कैसर को, दूसरी साइड पे जो है वो जुनेवा है, और जुनेवा जो है इसको सॉरी जो वीनस है इसको सपोर्ट कर रहा है जी उस्मान, ठीक है, जो उस्मानी सल्तनत इसको सपोर्ट कर रही है, और दूसरी साइड पे जो जुनेवा है इसको सपोर्ट कर रहा है कैसर, ठीक है, ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पे इनको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब अब जब इनकी वॉर स्टार्ट हो गई वहाँ समंदर के अंदर, ठीक है, समंदर के अंदर इनकी वॉर स्टार्ट हुई, तो कैसर ने जो है वो फुल टाइम जनेवा को सपोर्ट किया ताकि वीनस से इसकी जान छूटे। लेकिन जो उस्मानी थे इन्होंने किसको सपोर्ट किया, इन्होंने वीनस को सपोर्ट किया, ठीक है। और नतीजे के तौर पर यहाँ पे जो है हालात ऐसे पैदा हो गए कि उस्मानियों को फिर वहाँ पर जाना पड़ गया और इस तरह से प्रॉपरली वो वॉर का हिस्सा बन गए। इससे क्या हुआ कि उस्मानियों को वहाँ पर कदम जमाने का मौका मिल गया, क्योंकि वॉर ख़त्म हो गई लेकिन उस्मानियों को वहाँ पर कदम जमाने का मौका मिला, ठीक है। इसी दौरान फिर ओरहान जो था, उसका जो बेटा था, ठीक है, उसने क्या किया जी, उसने वहाँ का जो इलाका था गैलीपोली, जो मैंने आपको कहा, ये आप यहाँ मैप में अगर देखेंगे तो एक तंग सी पट्टी है बिल्कुल, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इस छोटे मैप के अंदर ये जो इलाका है, ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है इसको पेनिनसुला कहते हैं, जिसके 3 साइड पे जो है वो समंदर है और एक साइड पे खुश्की। तो ये जो पेनिनसुला है ये गैलीपोली का पेनिनसुला है। तो यहाँ पे इस इलाके को ओरहान ने फतह किया, सुलेमान ने फतह किया, ठीक है। अब सुलेमान को यहाँ फतह तो करना नहीं चाहता था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनकी जो आपस में कैसर के साथ अलायंस चल रही थी, तो ये फतह तो कर नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि माना जाता है कि एक ज़लज़ला आया और ज़लज़ले के नतीजे के तौर पे ये जो गैलीपोली था इसकी दीवार खुद ही गिर गई, तो ये सुलेमान को एक अच्छा मौका मिला, तो उसने इस मौके
मौके से फ़ायदा उठाया और इसको यहाँ पे फ़तह कर लिया। तो इस तरह से ये पहली फ़तह थी और ख़ान के बेटे सुलेमान की यहाँ पे यूरोप के अंदर इस गलीपोली के साहिल को फतह करके। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। यहाँ पे फिर तुर्कों ने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके 2 साल बाद फिर सुलेमान जो है वो घोड़े से गिर के उसकी वफ़ात हो गई और इसका असर जो है वो सुल्तान के ऊपर शदीद किस्म का आया, ठीक है। और सुल्तान जो है फिर उसके बाद 75 साल की उम्र में सुल्तान की भी वफ़ात हो गई, क्योंकि वो अक्सर फिर सुलेमान के गम में रहता। तो सुलेमान जिसको अपना जानशीन बनाना चाहता था, जो बहुत कॉम्पिटेंट था, जिसने अचीवमेंट्स भी यूरोप के अंदर जाके की और की एक बुनियाद रखी थी, ठीक है, अब वो क्या हो गया जी, वो उसकी वफात हो गई। तो इसका मतलब वो अब सुल्तान नहीं बन सकता था, अब दूसरा बेटा जो है उसने सुल्तान बनना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओरहान गाजी को भी हम करते हैं क्लोज और आगे बढ़ते हैं और अगले सुल्तान की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सुल्तान आता है जी सुल्तान मुराद खान वन, ठीक है जी। सुल्तान मुराद जो है या मुराद वन, अब ये जो वन लिखा जाता है क्योंकि इसी वजह से है कि इन्हीं नामों के आगे जब दोबारा आएंगे तो उनको सेकंड और थर्ड कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सुलेमान जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट था, लेकिन अब जब सुलेमान की वफ़ात हो गई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि मुराद को जो है वो तख्त नशीन करना पड़ा। तो 1360 से लेके 1389 तक का जो एरा है ये एरा रहा जी मुराद का, ठीक है जी, मुराद खान वन का। तो मुराद खान इस तरह जो है वो सुल्तान बना और तख्त नशीन हुआ। और उस टाइम पे जिस टाइम पे तख्त नशीन हुआ इसकी उम्र थी 40 साल की, ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। लेकिन ये बहुत ही, ये भी उसी तरह से वॉरियर था जिस तरह से इसका दूसरा भाई सुलेमान था और बहुत ही काबिल और बहुत ही कॉम्पिटेंट था। क्योंकि मैंने कहा जैसे पहले 9 जो हुक्मरान हमारे पास आ रहे हैं वो सारे के सारे हुक्मरान बहुत ही काबिल हैं और मज़हब के बहुत ज़्यादा पाबंद है, बहुत ज़्यादा फॉलोवर है मज़हब के, जिस वजह से जो है इन्हें अचीवमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि इनिशियल पीरियड्स के अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि सुल्तान मुराद खान के चैलेंजेस जो थे, तो उसमें एक रिवॉल्ट आया एशिया माइनर के अंदर, यानी वो एरिया जो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, तो आप समझ गए होंगे, अनातोलिया का जो इलाका है, ठीक है, जो तुर्की का जो एशिया का एरिया है उसको ना एशिया माइनर कहा जाता है। तो एशिया माइनर के अंदर रिवॉल्ट आया, ठीक है। और रिवॉल्ट किसका था? जो करमान तुर्क थे, ठीक है। करमान तुर्क अगर यहाँ पे आपको देखें, बल्कि तो यहाँ पे ये जो एरिया था ये करमान तुर्कों का एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बुरसा के अंदर हुकूमत थी, उस टाइम पे कैपिटल था बुरसा के अंदर। तो यहाँ पे करमान तुर्कों ने बगावत कर दी। तो ये एक पहला चैलेंज था, ठीक है। तो इस पहले चैलेंज को जो है यहाँ ख़त्म किया और उसके बाद जो है फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ाया और जो कैपिटल था उसको शिफ्ट कर दिया एड्रीन के अंदर। एड्रीनोपल उस टाइम पे से कहा जाता था, अब ये इस टाइम पे एड्रीन है। यहाँ पे आप मैप के अंदर देखिए तो ये आपको दिखाई देगा इस जगह पे, यानी अब ये यूरोप में जा चुके हैं और यूरोप में जाके यहाँ पे, लेकिन ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल की रियासत है, ये जो इलाका यहाँ पे कस्तंतुनिया मौजूद है, कस्तंतुनिया उसी का उसी तरह है और यहाँ पे हुकूमत कैसर की मौजूद है। ये जो सीरिया के इलाके थे, ठीक है, तो वो जो इलाके हैं उनको फतह किया गया और यहाँ पे एड्रीनोपल के अंदर जो है यहाँ पे जो है वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया कि यहाँ बुरसा से कैपिटल शिफ्ट हुआ यहाँ पे। इसका मतलब अब जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहे हैं, इससे आपको ये आइडिया भी होगा कि देखिए इनकी जितनी भी ये जो सुल्तान थे, ठीक है, इनकी जो स्टार्ट की कोशिश थी वो ईसाइयों की रियासतों के खिलाफ थी। यानी ये ईसाइयों के जो इलाके थे उन इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे, ना कि ये मुसलमानों के जो इलाके हों, ठीक है, उनकी तरफ बढ़े, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया की तरफ या मिडिल ईस्ट की तरफ अभी तक नहीं बढ़े थे, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान ही थे। तो जाहिर बात है इन्होंने मज़हब के नाम के ऊपर लड़ाई कर रहे थे, तो मुसलमानों से तो लड़ाई करनी नहीं थी, इसलिए ये ईसाइयों के इलाकों को जो है वो फतह करते जा रहे थे, यूरोप की साइड पे एक्सपेंड करते जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या था कि अब दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो दूसरी साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। बेचैनी क्यों थी कि ओबियसली जब जो है वो मुराद जो है वो इस तरह से फतूहात करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि यार ये कहीं जो है पूरे के पूरे यूरोप को फतह ही ना कर ले। तो ऐसे में पॉप जो है उसको भी थोड़ा सा जो है होश आया और पॉप ने क्या किया जी, अनाउंसमेंट कर दी। किसकी जी? दोबारा से क्रूसेड्स की अनाउंसमेंट कर दी, यानी कि सलीबी जंगों की अनाउंसमेंट कर दिया। पीछे क्रूसेड्स की जब हिस्ट्री मैंने बताई थी तो उसमें डिस्कस किया था कि क्रूसेड क्या है, कि वो सलीबी जंगें जो कि सलीबी इकट्ठे थे एक साइड पे और दूसरी साइड पे उनका जो मुकाबला था वो मुसलमानों से था, ठीक है। तो जो मज़हब के नाम के ऊपर जंगें लड़ी गई उन जंगों को क्रूसेड्स कहा गया, जिसमें ये स्लोगन लगाया गया कि जो शख्स भी इस वॉर के अंदर शामिल होगा उसके जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे और वो सीधा जो है वो जन्नत में जाएगा। तो ये पॉप ने अनाउंसमेंट कर दी। ऐसे में क्या हुआ, बल्गारिया और सीरिया जो हैं ये दो जो है इन्होंने ये शामिल हुए कैसर के साथ, यानी कि एक बल्गारिया था, दूसरा सीरिया था और दूसरा कॉन्स्टेंटिनोपल था।
तो 3 यहाँ पे अलायंस बने, ठीक है, 3 अलायंस यहाँ पे हुए। अब पॉप ने जैसे कि अनाउंसमेंट कर दी तो उसके नतीजे के तौर पे हंगरी जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की उस टाइम पे स्टेट था, और बोस्निया, ये 2 भी जो है साथ में शामिल हो गए। तो इस तरह 5 मुल्क जो है वो यूरोप के एक साइड पे इकट्ठे हो गए जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इनकी कंबाइंड आर्मीज जो है ये निकली जी मुकाबले के लिए। अब हुआ क्या, जैसे मैंने कहा कि जब करमान तुर्कों ने जो है वो क्या किया, बगावत कर दी। अब जब बगावत की तो सुल्तान मुराद इस टाइम पे एशिया के अंदर आया हुआ था, एशिया कुचक के अंदर या एशिया माइनर के अंदर आया हुआ था, तुर्की के इस साइड के एरिया की तरफ आया हुआ था। तो पीछे जो हेडक्वार्टर था एड्रिनोपल, यहां मैप के अंदर देखिए, तो ये एरिया खाली था। तो ये जितने भी मुल्क थे यहां पे, ठीक है, इन मुल्कों ने अलायंस बनाया और दोबारा से तुर्कों को यहां से निकालने का फैसला किया कि यूरोप से हम इन्हें निकाल के दम लेंगे। तो सुल्तान यहां पे था, इस साइड पे था, तो सुल्तान ने फौरन से पहले जो है वो 20,000 की आर्मी अपने साथ तैयार की और दोबारा से एड्रिनोपल के लिए जो है वो निकल पड़ा इनका मुकाबला करने के लिए। एक साइड पे पूरी की पूरी यूरोप की मुश्तरका फौजें, एक साइड पे सुल्तान की 20,000 की आर्मी, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ कि उस्मानियों को एक शानदार किस्म की फतह नसीब हुई एक सख्त किस्म की जंग के बाद, क्योंकि मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ था और थ्रेस वर्मिलिया का जो इलाका है ये अपने कब्जे में दोबारा से ले लिया गया, ठीक है। इससे जो है इनकी जो ये जितनी भी कंबाइंड फोर्सेस थे इनको काफ़ी ज़्यादा जगहसाई हुई और जो मुराद है, ठीक है, सुल्तान मुराद, उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिली कि उसने सब फौजों का मुकाबला किया। इसके साथ क्या हुआ, जो जेनिसरी आर्मी थी यानी जो यंगचरी फोर्स थी वो भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा और नौजवान जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ साथ, तो ये भी होती गई। अब जब इनकी शिकस्त हुई, यानी कि जब ये ईसाइयों की शिकस्त हुई तो उन्होंने दोबारा से अलायंस बनाया, दोबारा से सीरिया, बल्गारिया, बोस्निया और पोलैंड, यानी कि 4 मुल्क दोबारा से जो है वो इकट्ठे हुए और दूसरी साइड पे जो है वो तुर्क थे। दोबारा से इनका मुकाबला हुआ और दोबारा से ही इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या हुआ, क्योंकि इनकी हेडशिप कैसर कर रहा था, तो ऐसे में अब जाहिर बात है फिर अब उसको जो है ना, अब वो तो सामने बना हुआ था, अच्छा मुनाफिक बना हुआ था, एक साइड से साजिश कर रहा था, दूसरी साइड से जो है वो मुराद के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए थे। ऐसे में कैसर को मजबूरन फिर जो है अपने बेटे को, जो थियोडोरस था, उसको भेजना पड़ा यंगचरी आर्मी या जेनिसरी आर्मी के अंदर कि भाई मैं देखो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैंने अपना बेटा तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी बेटा बेच के जान छुड़ाई। दूसरी साइड पे क्या हुआ जी, सीरिया जो है उसने जो है वो अच्छा खासा जो है तावान अदा किया, तो तब उसकी जान छूटी। बल्गारिया जो है उसका बादशाह जो है उसने अपनी बेटी दे दी, तब उसकी जान छूटी। यानी इन सब की जब ये शिकस्त हुई तो इनकी जान तब छूटी जब इन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो दिया सुल्तान को बदले में, तब जाके जो है इनकी जान छूटी। लेकिन ये दोनों दफ़ा जो क्रूसेड्स की जो सलीबियों की कोशिश थी, ठीक है, सलीबी जंगों की, वो बुरी तरह जो है वो नाकाम हो गई और सुल्तान मुराद खान जो है उसको शानदार किस्म की कामयाबी मिली। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ, एक तो सुल्तान की या ख़ास करके उस्मानियों की धाक बैठ गई यूरोप के अंदर, ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि यूरोप के अंदर इन्हें जो है ये जो एरिया था इस यहाँ पे अपने कदम जमाने का मौका मिल गया। अब देखते हैं जी उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो है दोबारा से जो है वो रिवॉल्ट होता है और ये रिवॉल्ट जो है ये ड्यूल रिवॉल्ट है। एक साइड पे जो सुल्तान मुराद का जो बेटा है, ठीक है जी, एक साइड पे वो रिवॉल्ट करता है और दूसरी साइड पे जो कैसर का बेटा है वो रिवॉल्ट करता है। एक्चुअली में ये इन दोनों की एक प्लानिंग थी, ठीक है। प्लानिंग क्या थी कि कैसर के बेटे ने कहा कि अगर मैं अपने बाप के खिलाफ रिवॉल्ट करूंगा तो कस्तुनतुनिया में बादशाह बन के बैठ जाऊंगा, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्योंकि इसका बेटा फौज के अंदर था, अब जैसे हमने बात की कि थियोडोरस जो है वो किसके अंदर था, वो यंगचरी फौज के अंदर था, तो वहां से इन दोनों ने साजिश की। एक ने कहा मैं अपने मुल्क का बादशाह बन के बैठ जाऊंगा, दूसरे ने कहा अगर मैं भी जो है अपने बाप को खत्म करूं तो मैं भी जो है वो सुल्तान बन सकता हूं। तो दोनों ने ये ख्वाब देखे और बगावत कर दी। ऐसे में क्या हुआ जी कि इनके खिलाफ जो है वो दोनों फिर बाहर आए और इनका मुकाबला हुआ। पहले सुल्तान ने अपने बेटे को शिकस्त दी और उसे जो है वो सजा के तौर पे कत्ल करा दिया, ठीक है। और दूसरी साइड से उसने यही उम्मीद कैसर से भी की, तो कैसर ने क्या किया, अपने बेटे को जेल में डाला और उसकी आंखें भी निकाल दी। गो कि माना जाता है कि निकाली नहीं बल्कि कुछ टाइम के लिए वो अंधी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया। लेकिन ये है कि ये रिवॉल्ट हुआ और ये रिवॉल्ट खत्म हो गया, ये जो ड्यू रिवॉल्ट था सुल्तान मुराद के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो कराकालू तुर्क जो हैं, ये भी एक तुर्कों का कबीला है, ठीक है जी। इस कबीले ने जो है रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है सुल्तान का जो सन इन लॉ जो उसका था बेटी का जो अपना जो दामाद था, ठीक है जी, बेटी का शोहर, उसने यहाँ पे जो है वो रिवॉल्ट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, उसको भी ख़त्म किया गया, उसको कंट्रोल किया गया और दोबारा से जो है वो यूरोप की तरफ जो है वो पेशकदमी की, क्योंकि असल मकसद यूरोप की तरफ जाना था। यहाँ पे आप मैप देखिए तो यहाँ पे आपको सीरिया नज़र आएगा, बल्गारिया नज़र आएगा, वलीशिया नज़र आएगा। इस टाइम पे ये स्टेट्स जो है ये सुल्तान के अंडर आ चुकी हैं और ये सुल्तान को जो है वो हाकिम मान चुकी हैं। गो कि हुकूमत इनकी अपनी ही है लेकिन ये सुल्तान को मान रही हैं वहाँ पर, तब इनकी हुकूमत चल रही है, ठीक है।
तो अब क्या हुआ, दूसरी साइड पे रोमेलिया के ऊपर जो है वो क्या हुआ जी, अटैक किया उन्होंने और 20,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। यानी रोमेलिया का जो इलाका था, ठीक है, इस इलाके के अंदर दोबारा से जो यूरोपियंस थे, ठीक है, उन्होंने अटैक किया और उसके नतीजे के तौर पे 20,000 मुसलमानों को शहीद किया। इस पर सुल्तान को शदीद किस्म का गुस्सा आया और सुल्तान ने क्या किया जी, सुल्तान ने दोबारा से तैयारी की और फिर से जो है वो एड्रियानोपल को छोड़ा और जंग के लिए निकल पड़ा। ऐसे में क्या हुआ, जो बल्गारिया था जो कि पीछे अब मुंह की खा चुका था, तो वो न्यूट्रल रहा। बल्गारिया ने जो है वो इसके अंदर हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो स्टेट है बल्गारिया की, ये जो है न्यूट्रल रही, इसने कहा मैं हिस्सा नहीं लेता, ये लेटा रहा। उसके बाद क्या हुआ जी, बैटल ऑफ कसवा या कोसोवो जिसको कहा गया, बैटल ऑफ कोसोवो, ये फर्स्ट बैटल ऑफ कोसोवो है। इसके बाद हम आगे देखेंगे सेकंड बैटल ऑफ कोसोवो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स थी जो कोसोवो के अंदर लड़ी गई। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ कोसोवो हुई 1389 के अंदर, ठीक है, 1389 के अंदर हुई, जिसमें सख्त किस्म की वॉर थी, ठीक है जी। एक साइड पे यहाँ पे ये मैप प्लान आपको दिखाई दे रहा है, बीच में पहाड़ी है, एक साइड पे सुल्तान की फौज है और एक साइड पे जो है वो सलीबी मौजूद हैं। तो इस तरह से एक शानदार किस्म की जो है वो फतह सुल्तान को नसीब हुई, एक बहुत ही मुश्किल जो है वो जंग के बाद, ठीक है। और इस तरह जो है इसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि जो सरीबियन किंग था वो जो है उसको अपने कब्जे में कर लिया और इस दौरान सुल्तान जो है वो इंजर्ड भी हुआ और फिर सुल्तान जो है उसको क्योंकि छुरा एक मारा गया तो जिसके नतीजे के तौर पे जो है सुल्तान की शहादत हो गई और इस तरह जो है बुरसा के अंदर सुल्तान को दफनाया गया। तो जो सुल्तान का रूल रहा वो बहुत ही यानी सुल्तान मुराद का जो रूल है वो बहुत ही शानदार रहा और यूरोप के अंदर जो फतूहात का एक सिलसिला जारी हुआ वो सुल्तान मुराद ख़ान के ज़माने में जारी हुआ और बहुत सी अचीवमेंट्स भी हासिल हुई सुल्तान मुराद ख़ान को। तो ये सुल्तान मुराद ख़ान का एरा था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से अचीवमेंट्स की और यूरोप के अंदर अपने कदम जमाए और बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स जो थी उनको अपने काबू में किया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ सुल्तान की तरफ और देखते हैं जी फोर्थ सुल्तान ने क्या कारनामे किए। तो फोर्थ सुल्तान जो है वो है जी सुल्तान बायजीद यल्दरम, ठीक है जी। बायजीद यल्दरम जो हैं ये इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया लेकिन गो के इनकी जो एंड ऑफ द टाइम है वो बहुत ही बुरा गुजरा, ठीक है। अच्छा, बायजीद यल्दरम जो है वो तख्त नशीन हुए। तो इनके बारे में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ व्यूज़ जो हैं, दो तरह के व्यूज़ हमें बायजीद यल्दरम के बारे में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक व्यू ये है कि ये भी जैसे पहले हुक्मरान गुजरे, ठीक है, और पहले हुक्मरान मज़हब के नाम के ऊपर हुकूमत करते रहे और मज़हब को ही सबसे ऊपर सुपीरियर रखा और अपनी ज़ात को बाद में रखा। लेकिन इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपनी ज़ात के लिए एक तो सबसे पहले अपनी ज़ात को तरजीह दी और अपनी ज़ात के लिए लड़ाइयाँ की और दूसरा इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये शराब नोशी करते थे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा दोनों तरह की राय मौजूद हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो मानते हैं कि बायजीद बहुत बड़े अचीवर थे और उन्होंने मज़हब के नाम के ऊपर ही जो है वो लड़ाइयाँ की, न कि अपनी ज़ात के लिए, ठीक है। दूसरी साइड पर जो है वो जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं उनकी जो हमें एक राय मिलती है बहुत ज़्यादा, वो यही मिलती है कि बायजीद जो है वो पहले उस्मानी सुल्तान थे जिन्होंने जो है वो शराब नोशी शुरू की है, शराब पिया करते थे, शराब के नशे में रहा करते थे। तो ये दोनों तरह के हमें व्यूज़ देखने को मिलते हैं। उस टाइम की अगर कंडीशन की बात करें तो देखिए कंडीशन क्या थी कि एक साइड पर अगर हम बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस टाइम पे अगर ये यहाँ पे तुर्की के अंदर मौजूद हैं, तो एशिया की साइड पर अगर हम बात करते हैं तो तैमूर यहाँ पे, जो तैमूर लिंक जिसे कहा गया, वो अचीवमेंट कर रहा है यहाँ पे और उस टाइम पे वो जो है वो दिल्ली तक पहुँचने लगा है और एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो फतह कर चुका है, अफगानिस्तान का, ईरान का और सेंट्रल एशियन के कुछ इलाकों को जो है वो फतह कर चुका, ठीक है, समरकंद से जब वो निकला। तो दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा से जो है वो सलीबी जो हैं वो अपना इत्तेहाद बनाते हैं, क्योंकि सलीबी हम देख चुके हैं कि इससे पहले भी बार बार जो है वो जंगों में शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर उन्होंने तुर्कों को शिकस्त ना दी तो और तुर्कों को यूरोप से ना निकाला तो नतीजे के तौर पर क्या होगा कि पूरे यूरोप के ऊपर तुर्कों का कब्जा हो जाएगा। इसलिए वो बार बार शिकस्त के बावजूद, सुलह के बावजूद, तावान के बावजूद जो है वो अपनी सलीबी जंगों की तैयारी करते हैं ताकि तुर्कों को किस तरह से निकाला जा सके। लेकिन दूसरी साइड पे क्योंकि तैमूर मुसलमान है लेकिन वो तुर्की की तरफ मुतवज्जा नहीं, गो कि उसकी नज़र ज़रूर है कि सुल्तान जो है ना वो फतूहात किए जा रहा है, लेकिन वो अपनी फतूहात उस साइड पे जो है वो हिंदुस्तान की तरफ उसने जारी रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम पे हालात हमें देखने को मिलते हैं। यूरोप दोबारा से जंग की तैयारियां करता है और दोबारा से जो है वो अनाउंसमेंट होती है जी सलीबी जंग की कि भाई हमें अगर तुर्कों को यहाँ से निकालना है तो हमें इकट्ठा होना होगा
होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और एक बहुत ही बड़ी आर्मी जो है वो तैयार की जाती है और नतीजे के तौर पे वो मूव करते हैं और मूव करते हुए बहुत से इलाके जो कि उस टाइम पे उस्मानियों के अंडर आ चुके थे उनको फतह करना शुरू कर देते हैं। इन उस्मानियों के अंडर जो इलाके आते हैं उनकी फतूहात का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि सुल्तान भी सामने आता है और सुल्तान अपनी आर्मी लेके निकलता है। वलीशिया, सीरिया, बोस्निया, ये जो है सारे के सारे इलाके सुल्तान फतह कर लेता है और इन सब को जो है वो अपना ताबे बना देता है। यहाँ मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे ये आपको वलीशिया की रियासत नजर आएगी, यहाँ पे जो है वो आपको सीरियन की स्टेट नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सारे इलाके थे, यहाँ पे बोस्निया आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इलाके जो है सुल्तान ने फतह किए और ये सारे के सारे सुल्तान के जो है वो ताबे हो गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ जी, दोबारा से जो है वो कैसर, क्योंकि अब कैसर का सारा कसूर था तो सुल्तान मूव करता है कैसर की तरफ कि इसके साथ जंग की जा सके, लेकिन कैसर दोबारा से सुलह सफाई की बात करता है, ठीक है, और इस तरह से कुछ तावान देके और दोबारा से मुआहिदा करके अपनी जान छुड़ा लेता है। देखिए हर जंग में हम देखते हैं कैसर आगे आगे है लेकिन बार बार मुआहिदे करके बच रहा है, बार बार मुआहिदे करके बच रहा है, अपनी जो है कस्तुनतुनिया को बचाता जा रहा है। दूसरी साइड पे हम क्या देखते हैं जी कि फिर क्या होता है कि एक रिवॉल्ट हो जाता है, एक अटैक हो जाता है तुर्कमान्स का सल्तनत के ऊपर। तो ऐसे में जो है वो क्या करते हैं, अनकरा के ऊपर या अंगूरा जिस उस टाइम पे कहा जाता था, तो ये जो अनकरा है, अनकरा के ऊपर वो आके वो बहुत से मुसलमानों को यहाँ पे उनका कत्लेआम कर देते हैं। ऐसे में सुल्तान जो है वहाँ से मूव करता है एड्रियानोपल से और एशिया माइनर आता है, यानी कि समंदर क्रॉस किया और इस साइड पे आया और यहाँ पे आके इनके खिलाफ जो है वो जंग करता है और इन्हें यहाँ पे शिकस्त देता है, ठीक है। उसके बाद इसी दौरान जो है एक अच्छा काम ये हुआ कि एक वफ्द भेजा गया और उसके थ्रू जो है जो अब्बासीड खलीफा थे उनसे क्या किया जी, टाइटल ले लिया सुल्तान का, यानी अब ये प्रॉपर सुल्तान बन गया अब्बासियों के अंडर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अब्बासियों के अंडर बहुत सी छोटी छोटी सल्तनतें चल रही थी जब अब्बासी डेरा का हम जिक्र कर रहे थे, तो बिल्कुल अब उस्मानी पहले तो आज़ाद थे, अपनी हुकूमत चला रहे थे, और उससे पहले जो है वो सल्जोक थे, तो सल्जोक तो उनके पास तो टाइटल मौजूद था अब्बासी खलीफा की तरफ से, लेकिन अब उस्मानियों को भी जो है वो टाइटल मिल गया और इस तरह से बायजीद यलजनम जो है वो पहला प्रॉपर बाकायदा जो है वो सुल्तान बन गया उस्मानी सल्तनत का, ठीक हो गया। ये साथ साथ चलता जा रहा है। दूसरी साइड से जब सुल्तान जो है वो एशिया माइनर के अंदर है, यानी कि समंदर की इस साइड पे है, तो उस साइड पे यूरोप के अंदर क्या है, जो उसका कैपिटल है एड्रियानोपल या एड्राइन जो है वो उस टाइम पे खाली है, तो इसका दोबारा से जो है वो फायदा उठाने की कोशिश की जाती है और एक नया अलायंस बनाया जाता है यूरोप के अंदर। अब ये जो नया अलायंस बनता है, दोबारा से जो बिग पावर्स है, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें फ्रांस पहली बार इंटर होता है, यूके पहली बार इंटर होता है, हालांकि वो बहुत पीछे, लेकिन क्योंकि उसकी हुकूमत थी यहाँ पे, जर्मनी जो है वो इंटर होता है और ऑस्ट्रिया जो है वो इंटर होता है, और ये सारे के सारे कैसर के साथ मिलके अलायंस बनाते हैं। यहाँ पे आप देखिए अगर, तो यहाँ पे ये फ्रांस आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो है वो जर्मनी, इसी के साथ आपको जर्मनी दिखाई देगा, इससे पीछे यहाँ पे यूके है। तो ये सारे के सारी बड़ी जो पावर्स हैं ये मिलती हैं और इनको हेड करता है हंगरी, क्योंकि हंगरी का जो अभी इलाका है, देखिए वलीशिया, बल्गारिया, सीरिया, बोस्निया, ये सब सुल्तान के अंडर आ चुके। अब सुल्तान की जो बॉर्डर्स हैं वो टच हो रहे हैं हंगरी के साथ। इसका मतलब इन सबको पता है कि सुल्तान ने मूव करना है हंगरी की तरफ, और हंगरी से फिर जो है वो जर्मनी में आएगा, पोलैंड की तरफ होगा, फिर आगे फ्रांस का नंबर आएगा, इसलिए यहीं से इन्हें रोको। और हंगरी जो है वो एक बहुत स्ट्रांग स्टेट थी, तो हंगरी का जो बादशाह है ब्रांडी जो है वो सबको लीड करता है और एक आर्मी तैयार करता है, बहुत बड़ी आर्मी, जो कि यहाँ पे तुर्कों को एलिमिनेट कर सके यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे में पॉप जो है उसने तो अनाउंसमेंट पहले से की हुई थी, तो बहुत सी आर्मी जो है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। लेकिन सीरिया जो है वो न्यूट्रल रहता है इसके दौरान। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो बल्गारिया है वो न्यूट्रल रहता है और सीरिया को अच्छी खासा मजा चखना पड़ता है, लेकिन इस बार जो सीरिया है वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि ये इलाके हैं तो सुल्तान के अंडर, लेकिन साजिशों का हिस्सा तो फिर भी हैं, साजिशों में तो शामिल है ये अपनी जान छुड़ाने के लिए, ठीक है। और एक बड़ी आर्मी जो है वो तैयार हो जाती है और इनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि जो तुर्क हैं इनको यहां से यूरोप से निकालना, ठीक है। इसके तहत ये आगे मूव करते हैं। फिर क्या होता है जी कि ये जो है दोनों साइडों से अटैक करते हैं स्टेट के अंदर, यानी दो मुख्तलिफ साइडों से जो है वो स्टेट के अंदर दाखिल होते हैं, दो आर्मीज दाखिल होती हैं, जहाँ पे सुल्तान की हुकूमत थी या उस्मानियों की हुकूमत थी, ताकि दोनों साइडों से अटैक किया जाए और सुल्तान को ज़्यादा से ज़्यादा या सल्तनत को नुकसान पहुँचाया जाए। और ये अचानक से था, इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी इसका होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत से मुसलमानों को जो है, बहुत से शहर जो मुसलमान फतह कर चुके थे उन्हें दोबारा से फतह किया जाता है सलीबियों की तरफ से, और मुसलमानों का कत्ले आम किया जाता है। मुसलमानों को क्यों कत्ल करना सवाब था, सलीबी जंगें थी, तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों को जो है वहाँ पे शहीद किया गया। अब सुल्तान जो है उस टाइम पे मैं कह चुका हूँ कि वो उस टाइम पे एशिया कूचक के अंदर या एशिया माइनर के अंदर जो है वो मौजूद था। जब सुल्तान को इस बात की खबर होती है कि पीछे तो ये हालात बने हुए हैं और वहाँ पर यूरोप निकल चुका है फौजें लेके, तो सुल्तान भी फ़ौरन से यहाँ से मूव करता है और एड्रियानोपल की तरफ, यूरोप की तरफ निकलता है। ऐसे में जो है
वो निकोपोलिस जो है वहाँ उसका मुहासरा किया जाता है यूरोपियन आर्मी की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद जो है 1396 के अंदर जो है वो तुर्क आर्मी वहाँ पे पहुँचती है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी कि जिसमें एक साइड पे सारे बड़े बड़े जो है वो बादशाह और शहजादे शामिल थे, ठीक है। बादशाह थे यूरोप के अंदर के और साथ में शहजादे थे और बहुत बड़े बड़े जनरल्स थे और दूसरी साइड पे जो है वो बायजीद, सुल्तान बायजीद अकेला था, ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं इस जंग के अंदर शामिल हुए और ऐसे में जो है वो वॉर स्टार्ट हुई। एक बहुत बड़ी आर्मी थी, एक साइड पे जो है सुल्तान की आर्मी, दूसरी साइड पे दूसरी आर्मी, ठीक है। और ऐसे में जो है सुल्तान को इतनी बड़ी आर्मी के अगेंस्ट भी जो है वो शानदार किस्म की कामयाबी मिली और इस तरह से जो है वो 25 शहजादे इस पूरी जंग के अंदर माना जाता है शामिल थे। वो सारे के सारे गिरफ्तार हो गए, 25 के 25 शहजादे जो है वो गिरफ्तार हुए, लेकिन सुल्तान ने उन्हें बाद में रिहा कर दिया। बायजीद अल-दरम ने उन सबको बुलाया, ठीक है, उन सबको बुला के उन्हें कहा देखो तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी के अंदर मेरी पीठ पीछे तुम लोगों ने वॉर किया जबकि मेरी तैयारी भी नहीं थी, जबकि मैं तुम लोगों को फिर भी शिकस्त दे दी। मैं तुम लोगों को इसलिए छोड़ रहा हूं कि वापस जाओ और वापस जाके जंग की अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि मैं जब तुम वापस जाओगे तो मैं तुम लोगों के इलाकों की तरफ फौज लेके आ रहा हूं और वहां पे जो है तुमसे दोबारा जो है वो मुकाबला होगा। अब ये एक बहुत ही दलेरी की बात थी कि सुल्तान चाहता तो इन 25 के 25 को वहां पे जो है वो कत्ल कर सकता था और अपने दुश्मन खत्म कर सकता था, लेकिन सुल्तान ने ऐसा नहीं किया बल्कि उन्हें छोड़ दिया वहां पे। गो कि एक आप गलती भी सुल्तान की मान लें, लेकिन सुल्तान ने यहाँ पे इन्हें छोड़ दिया और इस तरह से तुर्कों की जो है वो एक शानदार किस्म की फतह हुई और बायजीद यल्दरम जो है उसका नाम बहुत ज़्यादा फैला इस फतह के बाद, क्योंकि इतने बड़े शहजादे इससे पहले उस्मानियों के मुकाबले पे नहीं आए थे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद सुल्तान जो है उसने क्या किया जी, उसने मजीद आगे यूरोप की तरफ बढ़ा। इसी फतह के बाद मजीद आगे यूरोप की तरफ बढ़ा और यूरोप के बहुत से इलाकों को और शहरों को जो पहले मुसलमानों का हिस्सा रहे थे या उस्मानियों का हिस्सा थे, जिनको अभी फतह किया गया था इस जंग से पहले, उनको दोबारा से जो है वापस फतह कर लिया, उनको दोबारा से वापस फतह किया और वहाँ पर जो है अपने झंडे लहराए। इसी दौरान जो है सुल्तान ने एथेंस को फतह किया और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, यानी यूनान का जो इलाका है एथेंस का, ये पहली बार यहाँ पर मुसलमानों ने इसे फतह कर लिया या उस्मानियों ने इसे फतह कर लिया, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया जो है एक बहुत बड़ी स्टेट थी, हंगरी के बहुत से शहर, इनके इलाकों को भी फतह किया गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया और हंगरी के भी बहुत से इलाके फतह हुए सुल्तान बायजीद के दौर में। उसके बाद सुल्तान जो है वो जंग के लिए निकला कैसर की तरफ, क्योंकि भाई कैसर जो है वो बार बार बात फिर वहीं पे आ जाती है कि कैसर ही जो है वो असल मोहरा है जो इन्हें उकसाता है बार बार, लेकिन फिर से वहाँ पे जो है वो मुज़ाकरात होते हैं और एक बड़ी तावान की रकम जो है वो अदा करके कैसर की जान छूट जाती है और कैसर दोबारा से जो है वो बच जाता है, क्योंकि सुल्तान को पैसे मिल जाते हैं, उसका मसला हल हो जाता है, ठीक है। अब क्या करता है जो कैसर जो है वो अब गेम खेलता है, अब वो समझ जाता है कि अब सुल्तान को यूं हराना आसान काम नहीं। वो क्या करता है जी, वो एक लेटर लिखता है, ठीक है, और वो जो ख़त है वो ख़त लिख के भेज देता है जी तैमूर को। तैमूर जो है क्योंकि आधी दुनिया वो भी फतह कर चुका होता है और इस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि वो हिंदुस्तान पहुंच चुका होता है, तो वो ख़त उसे लिखता है। उस ख़त के अंदर लिखता है कि भाई जो तुम्हारे इलाके के जो मावराउन नहर या सेंट्रल एशिया के जो बागी हैं, जो तैमूर के बागी हैं, उन बागियों को बायजीद ने अपने पास पनाह दी हुई है, ठीक है। तो जब पनाह दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे मुखालिफ है। दूसरा उसे ये उकसाता है कैसर कि भाई बायजीद तुमसे बड़ा वॉरियर बनने जा रहा है, अगर इसने मजीद यूरोप के इलाके फतह किए तो ये तुमसे बड़ा वॉरियर बन जाएगा, इसलिए तुम इसे रोको। अब ये बात बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तैमूर को कि भाई मैं तो इसलिए वजह से इतनी दुनिया को फतह कर रहा हूँ, इतना खून खराबा कर रहा हूँ, खोपड़ियों के मीनार बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्यों बनाता जा रहा हूं, इसलिए बनाता जा रहा हूं कि हर शहर को तय करता जा रहा हूं कि मेरा नाम याद रखा जाए। लेकिन अगर बायजीद मुझसे ज्यादा जो है वो आगे निकल गया, उस्मानी आगे निकल गए, तो मेरा नाम कौन याद रखेगा। इसका मतलब ये है कि अब मूव करना ही पड़ेगा। अब जब ये खबर इसके पास पहुंचती है, खत पहुंचता है, तो ये हिंदुस्तान से जल्दी जल्दी जो है वो समेटता है अपने आप को, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के अंदर तैमूर का जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो वहां से अपने आप को समेटता है और वापस जो है वो मूव करता है बायजीद की तरफ। लेकिन उसे पता होता है कि ये जंग जो है वो आसान जंग नहीं, क्योंकि दोनों का मुकाबला जो है वह बहुत ही तगड़ा मुकाबला है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तैयारी की जाए। तो तैमूर क्या करता है कि तैयारी के तौर पे पहले जासूस जो है उन्हें भेजता है, बहुत बड़ी तादाद में जासूसों को ट्रेडर्स के रूप में, अल्लाह वालों के रूप में भेजता है जी कि आप एशिया कोचक जाओ और वहाँ जाके जासूसी करो, बताओ कि वहाँ उसकी ताकत कितनी है, वहाँ पर लोगों को उसके खिलाफ करो। तो इस तरह मतलब पूरा एक पहले जाल बिछाता है तैमूर, पूरा जाल बिछाता है और उस नतीजे के तौर पर यहाँ पर जो है वो अफरा तफरी पैदा करता है और सुल्तान के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा करता है। अब सुल्तान को
देखिए यूरोप की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यूरोप को तो उसने नाको चने चबवा दिए बायजीद ने। अब अगर उसे प्रॉब्लम है तो एशिया की तरफ से प्रॉब्लम है, और वो भी तैमूर की तरफ से, क्योंकि खबरें सुल्तान के पास भी पहुंच चुकी हैं कि भाई तैमूर जो है उसकी नीयत कुछ खराब है और वो इस तरह से जंग की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है जी कि अब तैमूर की तैयारी के लिए बायजीद भी जो है वो सुल्तान बायजीद भी तैयारी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तैमूर क्योंकि बहुत तेज वॉरियर था, और दूसरा सुल्तान जो है वो थोड़ा अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ लिया उसने, कि उसने कहा कि भाई मैं तो फतह कर लूँगा ऐसे भी, तो ये गलती हुई उससे। ऐसे में तैमूर ने क्या किया जी, तैमूर ने तैयारी के बाद सिवास का जो इलाका था वहाँ पे जो है वो हमला कर दिया। देखिए यहाँ पे अनकरा है, यहाँ अनकरा से नीचे ये जो इलाका है ये है सिवास का इलाका। इस सिवास के इलाके पे हमला किया, तो दूसरी साइड से जो बायजीद था, ठीक है जी, बायजीद अपनी जो आर्मी है उस आर्मी को लेके निकलता है और वो सिवास की तरफ आता है। अब यहां से इसने क्या चाल चली तैमूर ने, कि तैमूर ने यहां से क्या किया जी, सिवास फतह करके यहां से सीधा अनकरा निकल गया। ठीक है, लेकिन ये खबर नहीं हुई किसको, बायजीद को। तो बायजीद अपनी आर्मी को इतने दूर से मार्च करके लाया सिवास में, लेकिन सिवास में उसने देखा कि यहाँ पे तो तबाही और बर्बादी मच चुकी है, और यहाँ पे जो लोग थे उनके साथ जुल्म सितम हुआ, उनके गले काट दिए गए। एक तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि तैमूर चाहता यही था कि बायजीद को गुस्सा आए और वो आपे से बाहर हो और गलती करे, क्योंकि जब तक वो गलती नहीं करेगा उसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। तो वो अपने मकसद में कामयाब हुआ, क्योंकि बायजीद जो है उसको जो है वो क्या हुआ जी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इसके ऊपर, और वो और ज़्यादा जो है वो आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ा। इसमें नुकसान क्या हुआ कि जो आर्मी थी उसको रेस्ट का मौका नहीं मिला। अब जब इतनी थकी हुई आर्मी जो है वो जब अनकरा पहुंची, ठीक है, तो अनकरा पहुंची, तो अनकरा में उन्हें रेस्ट का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि तैमूर तो चाहता यही था, वो पहले से तैयार था। तो जैसे ही जंग स्टार्ट हुई, बायजीद की आर्मी थकी हुई थी, और तैमूर जो है वो खुद भी बहुत बड़ा वॉरियर था, वो पीछे बैठ के हैंडल कर रहा था, जबकि बायजीद खुद जो है वो जंग का हिस्सा बना हुआ था। ऐसे में क्या हुआ जी कि बायजीद को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, बायजीद की आर्मी को जो है वो वहां शिकस्त हुई, और उस्मानियों को जो है ये पहली बड़ी शिकस्त हुई एक मुसलमान के हाथों। एक तो ये जंग इसलिए भी अहम थी कि ये दो मुसलमान हुक्मरानों के बीच में लड़ी जा रही थी पहली बार उस्मानी स्टेट की तरफ से, ठीक है, और दूसरा जो है उसमें बहुत शदीद नुकसान हुआ। तो इसमें अब अगर व्यूज़ देखे जाएं तो मुख्तलिफ तरह के हमें व्यूज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, व्यूज़ एक तो ये देखने को मिलते हैं, बहुत से लोग तैमूर को लान तान करते हैं कि अगर तैमूर बायजीद के मुकाबले पे ना निकलता तो इस टाइम पे पूरा यूरोप जो है वो बायजीद फतह कर चुका होता और यूरोप में भी इस्लाम होता। लेकिन क्योंकि तैमूर की गलती की वजह से बायजीद वापस आया, और ये सारे का सारा जो है वो नुकसान हुआ कि इसने आपस में ही लड़े और आपस में ही अपनी ताकत को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। इसके बाद क्या हुआ जी, सुल्तान को जो है वो कैद कर लिया गया, क्योंकि इतनी आप अंदाज़ा कीजिए, बायजीद जो इतना बड़ा वॉरियर, पूरा यूरोप, आधा यूरोप फतह कर चुका है, इतना बड़ा नाम है, अब जब उसको जो है वो कैद करके जगह से एक जगह दूसरी जगह जब घसीटा जाएगा तो उसकी क्या इज़्ज़त रहेगी। और तैमूर चाहता भी यही था। फिर 8 माह के बाद, इस जलालत के बाद जो है, ज़िल्लत के बाद जो है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर सका तो सुल्तान की जो है वो वफ़ात हो गई। तो इस तरह से बायजीद का जो शानदार दौर था, ठीक है, बैटल ऑफ अनकरा जो 1402 के अंदर लड़ी गई, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी। इस अनकरा की बैटल के बाद जो है वो ख़त्म हुआ, क्योंकि ये बैटल जो है वो उस्मानियों के लिए बहुत ही खतरनाक हुई, क्योंकि उस्मानी आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचा, उन एरियाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिला के रख दिया इस जंग ने। उस टाइम पे, डेथ के टाइम पे, जो उसके बेटे थे, ठीक है जी, उन बेटों में एक सुलेमान था जो सबसे बड़ा था, जो एड्रेनोपोल जो कैपिटल था वहाँ पे हुक्मरान बना। दूसरा जो था ईसा था, वो बुरसा के अंदर था हुक्मरान, लेकिन ये भी वफ़ात जो है उससे पहले की बात है, ठीक है, वफ़ात अभी हुई नहीं थी, सिर्फ कैद में था। तीस साइड पे मोहम्मद था जो कि ब्रेव भी था, जो कि बहुत काबिल भी था, ठीक है, वो एशिया माइनर के इलाके के अंदर जो है वो हुक्मरान था। तो अब यहाँ पे तख्त नशीनी की एक जंग जो है वो शुरू हो गई तीनों भाइयों के बीच में, ठीक है, तीनों भाइयों के बीच में तख्त नशीनी की जंग हुई, क्योंकि तख्त की जंगें तो हम देखते आए हैं कि कैसे लड़ी जाती रही हैं, और एट दी एंड जो है एक ने दूसरे को मारा, अलाइंसेस बनाए, और एट दी एंड जो है वो विक्ट्री जो है वो मिली मोहम्मद को, और मोहम्मद जो है वो नया बादशाह बना और नया सुल्तान बन के जो है उसने क्या किया जी, हुक्मरानी की, नया बादशाह बन के। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो बायजीद यल्दरम जो है इसका दौर यहाँ पे एंड होता है, जो कि शुरू का एक बहुत शानदार दौर था, लेकिन इसका जो इख्तिताम हुआ वो इख्तिताम बहुत बुरा हुआ हिस्ट्री के अंदर, खास करके उस्मानी हिस्ट्री के लिए जो है वो ये इख्तिताम बहुत बुरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अगले सुल्तान की। अगला सुल्तान है जी सुल्तान मोहम्मद, ठीक है, और सुल्तान मोहम्मद जो है वो हुक्मरान बना, और ये 1413 से लेके 1421 तक का, यानी कि सिर्फ तकरीबन 8 साल जो है हुक्मरान रहा।
लेकिन अब सुल्तान मोहम्मद के दौर की सबसे अहम बात यह है कि इसके दौर में कोई इतनी खास अहम बात हुई नहीं, यानी कि अहम बात यह है कोई इंपॉर्टेंट बात हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यह थी कि अब जब अंकारा की जो जंग थी, ठीक है, या अंगूरा जंग, अंगूरा जिसे कहा गया, तो इस जंग में बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा उस्मानियों को, और जो कसर रहती थी इस जंग में वो कसर पूरी हो गई तख्त नशीनी की जंग के अंदर। क्योंकि तख्त नशीनी के नतीजे के तौर पे जब आपस में तीनों भाइयों की लड़ाइयां हुई तो पूरे का पूरा जो एरिया था एशिया माइनर का, ठीक है, या पूरी जो सल्तनत थी उस्मानियों की, उसमें जगह जगह तबाही हुई और लोग आपस में तकसीम हो गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे में जब सुल्तान मोहम्मद जो है वो तख्त पे बैठा तो अब उसका एक ही चैलेंज था कि ये जो इतने जख्म लग चुके हैं उस्मानी सल्तनत को, अब इनको हील करना है। एक ही पर्पस था कि अब अगला कुछ जो टाइम है उस टाइम में कोई जंग नहीं करनी और सिर्फ सुलह और अमन रखना है, ताकि ये जो पूरी की पूरी सल्तनत है ये दोबारा से अपने पांव के ऊपर खड़ी हो सके। और हकीकत यही थी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी था, अदरवाइज सल्तनत टूट फूट का शिकार हो सकती थी। तो ये सुल्तान मोहम्मद की जो है एक बहुत अच्छी जो है वो कोशिश थी अमन बरकरार रखने की। सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट हो गई थी अंकारा की वॉर के बाद, ठीक है, और बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी। तो ऐसे में पीस को मेंटेन करना एक चैलेंज था। इसी वजह से जो है सबसे पहला क्या हुआ जी, मुआहदे किए गए। जो इर्द गिर्द की स्टेट थी जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उन स्टेट्स को भी टाइम चाहिए था हील करने के लिए, क्योंकि उनसे भी जंग हो चुकी थी बायजीद की, अब इसे भी टाइम चाहिए था। ऐसे में क्या हुआ, मुआहदे हुए और आपस में पीस जो है वो सील डाइन हो गया। इसी तरह से कैसर जो है उसके साथ मुआहदा किया गया, उसके साथ भी अच्छे रिलेशंस किए गए। वीनस जो है वो एक नेवल पावर थी, उसके साथ जो है पीस डील की गई ताकि वहां से कोई प्रॉब्लम ना हो। वलेशिया के साथ, बोस्निया के साथ, अल्बानिया के साथ, इन तीनों स्टेट्स के साथ जो है वो अच्छे रिलेशंस बनाए गए, ठीक है, यानी जहां जहां प्रॉब्लम था उन सब के साथ मुआहदे करके उनके साथ अच्छे रिलेशंस जो है डेवलप किए गए। और इवन उन्होंने तो शुक्र किया इस बात का कि भाई शुक्र है, क्योंकि हर नया सुल्तान हमेशा आगे फतुहात लेके जाता था। जब उन्होंने देखा कि सुल्तान मोहम्मद सिर्फ पीस चाहता है, आगे फतुहात नहीं चाहता, तो उन्होंने खुद शुक्र किया कि ये अच्छा मौका है खुद को दोबारा से बिल्ड करने का, स्ट्रांग करने का, अपनी आर्मी को बिल्ड करने का। एशिया माइनर के इलाके में कुछ रिवॉल्ट्स जरूर हुए, क्योंकि जो पूरी अफरा तफरी फैली हुई थी, लेकिन उनको कंट्रोल कर लिया गया सुल्तान मोहम्मद की तरफ से, ठीक है। नेवल वॉर जो है, ठीक है, नेवल वॉर लड़ी गई वीनस के साथ, क्योंकि अब वीनस के साथ पहले मुआहदा हो चुका था, तो वो हल्की सी एक वॉर जरूर हुई, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये समंदर का इलाका है, ये वीनस है, तो यहाँ पे समंदर का इलाका, इसमें यहाँ पे वॉर हुई, लेकिन बाद में दोबारा से मुआहदा हो गया और इस तरह से वॉर एंड हो गई, ठीक है। उलमा को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया इस दौरान के उलमा दोबारा से जो ग्राउंड जो कमज़ोर हो चुके हैं उनको दोबारा से जो है स्ट्रॉन्ग करें। इंटरनल अफेयर्स जो हैं, यानी अंदरूनी जो मामलात हैं, जैसे मैंने कहा हील करना पर्पस है, तो अंदरूनी मामलात जो थे उनके ऊपर फोकस ज़्यादा रखा गया, ताकि वहाँ से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंटरनली जो हैं वो अंदरूनी तौर पर वो मामलात जो है वो सेट रहें, ठीक है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर पैदा हुआ जी काजी बदरुद्दीन का, ठीक है, कि काजी बदरुद्दीन साहब जो हैं इन्होंने जो है मुस्तफ़ा के साथ मिलके, मुस्तफ़ा जो इनका चौथा भाई था, ठीक है, जिसके बारे में कुछ लोगों को ये शक था कि वो बायजीद के साथ ही जो है वो मारा गया, ठीक है, वो कत्ल हो गया। लेकिन एक शख्स जब सामने आता है कुछ टाइम के बाद और वो आके कहता है कि भाई मैं जो है वो मुस्तफ़ा हूँ और मैं भी जानशीन हूँ, तो ऐसे में काजी बदरुद्दीन जो है वो उस बंदे को सामने लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुस्तफ़ा जो है वो मदद मांगता है कैसर से, तो कैसर जो है मुस्तफ़ा को डाल देता है जेल में, ठीक है। अब सवाल यह है कैसर ने जेल में क्यों डाला? क्यों कि कैसर एक तो चाहता नहीं था कि मोहम्मद जो है वो उसके खिलाफ कोई हुक्म करे, दूसरा वो मोहम्मद को ब्लैकमेल करके रखना चाहता था। उसने मोहम्मद को एक ख़त लिखा कि भाई देखो तुम्हारा जो भाई है, जो जानशीन है मुस्तफ़ा, वो मेरे कब्ज़े में है इस टाइम पे, अगर तुम मुझे एक माकूल रकम भेजते रहोगे, ठीक है, तो मैं इसको अपने कब्जे में कैद ही रखूंगा, अगर नहीं भेजोगे तो मैं इसे आज़ाद कर दूंगा और ये तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। तो सुल्तान मोहम्मद चाहता ही यही था, इसलिए उसने जो है वो रकम भेजता रहा हर माह अपनी वफात तक, और नतीजे के तौर पर मोहम्मद उसके पास, मुस्तफ़ा जो है उसके पास कैद रहा। तो ये एक बीच में एक इशू आया और ये इसी तरह चलता रहा, ठीक है। उसके बाद जो है ये पहला सुल्तान था सुल्तान मोहम्मद जिसने मक्का और मदीना के लिए जो है वो रकम मुख्तस की और वहाँ हर माह जो है वो भेजना शुरू कर दी। तो ये पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने वहाँ पे रकम भेजी। उसके बाद जो है उस 47 साल की एज में जो है वो सुल्तान की वफ़ात हो गई, ठीक है। और कोई एक्सपेंशन नहीं हुई इस दौरान, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पीस अमन सबसे पहला जो है वो कोशिश थी, तो अमन की कोशिश की गई, कोई एक्सपेंशन नहीं हुई और इंटरनल स्टेबिलिटी हुई। और ये जो जितना भी टाइम था तकरीबन 8 साल का, ये 8 साल जो है वो अंदरूनी तौर पर जो है वो रियासत को दोबारा से जंग अंकारा के बाद जो है वो अपने पांव पे खड़ा किया गया। तो इस तरह से ये 5वां सुल्तान भी हमारे पास यहाँ पे एंड हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।